कहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है, इस पर रखा होता है। ठीक है, आदित्य, am I audible? अच्छा, इसके साथ चैट करनी हो, कुछ करना होगा तो हाउ एम आई सपोज टू डू इट? ओके ओके, न्यू सेक्शन ले लें यहाँ पे। ठीक है, कल स्टार्ट। अच्छा, मुझे एक्सपी पेन की आदत है ना, तो नीचे लिखने की आदत है। मुझे पता कैसे लगे, यहाँ पे स्पीकर है? ओके, आदित्य, हमें ऑडिबल, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? परफेक्ट। ओके, सो फाइनली लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले ऑफ कोर्स मेरा इंट्रोडक्शन तो मच नीडेड है ना। तो आई एम CA पालकी लांबा, राइट? आई एम हियर फॉर विच सब्जेक्ट? ऑडिट। तो मैं किसकी फैकल्टी हूँ? ऑडिट की। ठीक है, मेरे बारे में पहले से बताया गया था कि ऐसे कोई मैम आएगी या ऐसा कुछ है आज? एनी हिंट? मेरा नाम पता था? सर्च किया था? ओके, क्या पता लगा? नहीं, जो आप वीडियो में एक्चुअली कुछ लोगों को सीट कंटेंट के बारे में क्या होता है, सीट ऑफ इनकम क्या है, ऐसा वीडियो बना था। ओके, वो वीडियो इसलिए था बिकॉज आई वर्क एज अ फैकल्टी फॉर ऑडिट एंड आई ऑल्सो वर्क विद द ICAI एज अ काउंसलर। ठीक है, सो मैं एज अ काउंसलर भी हूँ और मैं एज अ फैकल्टी भी काम करती हूँ। इसलिए आप मेरे को मेरी कुछ वीडियोस मोटिवेशन वाली जो स्कूल्स में जाके हम लोग काउंसिल करते हैं वो मिलेंगी, और कुछ हमारी ऑडिट से रिलेटेड मिलेंगी, राइट? ओके, मेरे रिजल्ट्स वगैरह के बारे में पता लगा था? नो आइडिया? ओके, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में मेरा ही स्टूडेंट था मनित सिंह भाटिया, AIR 3 ऑडिट 93, राइट? सो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को यही चीज अल्टीमेटली चाहिए। वी आर हियर फॉर मार्क्स एंड पासिंग, ऑफ कोर्स विद लर्निंग, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो हमें फाइनल के बाद, आर्टिकलशिप एंड उसके बाद भी हमारे काम आने वाली है। ऑडिट इज वन थिंग, ऑडिट हमारा ब्रेड बटर होने वाला है, और आज की क्लास में हम समझेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। जिसके पास भी रजिस्टर्स हैं बंद करके रख दो, आज कुछ भी नहीं लिखना है। जब लिखने का टाइम आएगा मैम भर भर के लिखवाएंगी, अभी कोई जरूरत नहीं है लिखने की। आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को समझने की है कि सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में है। ठीक है, देयर आर सर्टेन रूल्स इन माई क्लास, वेरी सिंपल। The very first thing is, if you're sitting in my class, sit with an open mind. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम स्क्रिबल्ड बुक के ऊपर कुछ लिखना चाहें, जो हमने लिखा हमें समझ में आएगा कभी नहीं। वही अगर मैं ब्लैंक पेज पे लिखूं तो समझ आ जाएगा मैंने क्या लिखा है। एग्जैक्टली यही है हमारे माइंड के साथ। अगर स्क्रिबल्ड माइंड से बैठोगे, जहां पे जिस सब लोगों ने बहुत सारी चीजें बता रखी होंगी और मैम भी आके कुछ बताती है, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं वो आएगी ही नहीं यहाँ पे। सो ट्रस्ट इज द फर्स्ट थिंग अगर मेरे साथ पढ़ना है तो। ठीक है, मुझ पे भरोसा करो, जो मैं पढ़ाऊंगी, जैसे मैं पढ़ाऊंगी, यू हैव ऑल द राइट टू गूगल, यू हैव ऑल द राइट टू एक्सप्लोर, बट हैव फेथ ऑन द टीचर। फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, द क्लास नीड्स टू बी इंटरैक्टिव, सिंस इट इज अ सो कॉल्ड थ्योरी सब्जेक्ट, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली थ्योरी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। बट स्टिल अगर आप मानते हैं ये थ्योरी है, तो मैं बोलती जाऊं तुम हाँ 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 करके हिलाते जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक हम आपस में बात नहीं करेंगे, हम लर्न नहीं कर पाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, पैटर्न मैं बता दूंगी मेरे पढ़ाने का क्या है, मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ। ठीक है, बट उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने ऐसे बच्चे जो सितंबर अटेम्प्ट किए हैं एंड जो जैन फॉर बोथ ग्रुप्स कौन प्रिपेयर कर रहा है? सो मोस्टली आप फॉर बोथ द ग्रुप्स, राइट? आप ग्रुप 2 ओनली हो गया ना, आपका सब ग्रुप 2 है मतलब। एनीबडी एमिंग फॉर रैंक? एमिंग फॉर रैंक, एक्सेलेंट। ओके, सो पहले हमारा विजन क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से बच्चा क्या करने वाला है, इट इज देयर ऑन आवर माइंड। ठीक है, अब आते हैं मेरे पढ़ाने के तरीके में, मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगी।
मॉड्यूल इज द बेस, वेरी वेरी फर्स्ट थिंग इन माई क्लास। पेपर कभी भी मॉड्यूल के बाहर से नहीं आता है। मैं जितनी मर्जी किताबें लिख के छाप के तुम्हें दे दूं, कोई फायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप आंसर में मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं लिखोगे, चाहे आपको पसंद है चाहे नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सजेस्टेड आंसर्स जो दिए जाते हैं वो मॉड्यूल के होते हैं। जो चेक कर रहा है, आपको नहीं पता है वो कितना एक्सपर्ट है ऑडिट में, तो वो क्या करेगा, वो सजेस्टेड आंसर्स को देखेगा ना। अगर उसको वो टर्म्स मिलेंगे, वो वर्डिंग्स मिलेंगी, वो लैंग्वेज मिलेगी, वो मार्क्स देगा। अदरवाइज करेक्ट आंसर होते हुए भी यू विल लूज मार्क्स। ठीक है। सो वेरी फर्स्ट थिंग इन माई क्लास, मॉड्यूल इज द बेस। मैं मॉड्यूल से पढ़ाऊंगी। आई विल बी गिविंग यू नोट्स। ठीक है, मैं लिखवाऊंगी क्लास में फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉड्यूल भी, और हम स्टैंडर्ड्स के लिए भी अलग से नोटबुक बनाएंगे एक, विच विल बी डिफरेंट, जो आपके फाइनल में हेल्प करेगी आपको साथ में। स्टैंडर्ड्स फ्लो चार्ट बेसिस पे होंगे जो मैं अपने तरीके से आपको कराऊंगी। ठीक है, और नोट्स अलग। एंड रीडिंग ऑफ द मॉड्यूल वी विल डू इट इन द क्लास इटसेल्फ। आफ्टर एवरी क्लास आई टेक रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव डन इन द क्लास टुडे। स्टैंडर्ड्स के नेम एंड नंबर, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके नेम एंड नंबर होते हैं, वैसे ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं जिनके नेम एंड नंबर होते हैं। उसको याद कराना बाय द एंड ऑफ योर बैच इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, ये चीज हो गई। आफ्टर एवरी चैप्टर आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट। सारे चैप्टर्स के टेस्ट होने के बाद मॉड्यूल 1, 2 मॉड्यूल्स हैं हमारे, आपको पता है ऑडिट के। मॉड्यूल 1 का टेस्ट अलग से, मॉड्यूल 2 का अलग से, और उसके बाद 200 मार्क्स के मॉक टेस्ट भी फुल सिलेबस के। इतनी रिटन प्रैक्टिस मैं कराऊंगी। आफ्टर एवरी क्लास आई विल बी गिविंग यू अ होमवर्क क्वेश्चन 2 फॉर यू टू राइट, so that your written practice is there. Because I feel 2 चीजें हैं आपके CA में क्लियर करने के लिए, one is hard work and the other is smart work. अगर दोनों साइड बाय साइड लेके चलोगे तो कहानी आगे क्लियर हो जाएगी, नहीं तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे। समझाती हूँ कैसे। हम 17 घंटे 18 घंटे पढ़े जा रहे हैं। पेपर का टाइम आया, जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, क्वेश्चन समझ ही नहीं आया कि लिखना क्या है। फायदा हुआ इतनी पढ़ाई करने का जब आप उस 3 घंटे में उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाए। दूसरी चीज, हमें आंसर प्रेजेंट करना तो बहुत अच्छे से आता है, क्या लिखना है यही नहीं पता, तब भी कोई फायदा हुआ, मैं तब भी पास नहीं होंगी। सो हमें स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों साइड बाय साइड करना है। बी लकी इनफ, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन योर हैंड। आराम से कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे। ऑडिट को पूरा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरे दिन में 45 मिनट्स टू 1 आवर अगर आप कंसिस्टेंटली ऑडिट पढ़ रहे हो, इट इज सफिशिएंट। इफ यू आर गिविंग माय टेस्ट, ऑल द होमवर्क, लिसनिंग टू माय क्लासेस, बी रेगुलर, गुड मार्क्स इज माय गारंटी देन। अग्रीड? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। अगर मेरे पे भरोसा नहीं होगा तो मेरी क्लास पे मत बैठना, क्योंकि मैं कुछ भी समझाने की कोशिश करूंगी ना, वो समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? क्लियर है? चलो, पेपर नंबर क्या है हमारा? राज्य जो ऑनलाइन बच्चे हैं, आदित्य है ना? आदित्य, बात समझ में आई बेटा? परफेक्ट, ठीक है। तो पेपर नंबर क्या है हमारा? ओके, पेपर नंबर 5। भाई मैम की हैंडराइटिंग गंदी है, थोड़े दिनों कह रहा थोड़े दिनों में यूज टू हो जाओगे। मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स भी लिखवाऊंगी, थोड़े दिनों में यू विल बी यूज टू माय हैंडराइटिंग। ठीक है, तो मेरी क्लास में लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स दोनों इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि मैं बोलूंगी भी और लिखूंगी भी, तो जो मेरा लिखित समझ में नहीं आएगा वो बोलने से आ जाएगा। ये चीज समझ लेना। मेरी क्लास के बाद जितने मर्जी डाउट पूछो, पेपर के 1 घंटे पहले तक भी मैम हमेशा अवेलेबल रहती है अपने बच्चों के लिए, बिकॉज आई फील कि कई बार आप लोग लेट पढ़ रहे हो, 2 बजे 3 बजे बच्चा पढ़ रहा होता है रात के, डाउट आता है, वो डाउट देन एंड देयर आप मैम को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ठीक है, आपका ग्रुप बनेगा, जैसे भी होगा, यू कैन कम्युनिकेट ऑन द ऐप और द व्हाट्सएप एज एंड व्हेन यू फील कंफर्टेबल, इट विल बी आंसर्ड विद इन द नेक्स्ट 12 आवर्स।
क्योंकि मुझे लगता है कि फ्लो टूट जाता है अगर हमारा डाउट रहता है और वो डाउट आंसर नहीं होता है उस टाइम पे, तो पूरा फ्लो पढ़ाई का टूट जाता है। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ना आपकी, ठीक है। थ्योरी को कहते हैं रट्टा मारना पड़ता है, मैं मानती हूं, हाँ करना पड़ता है, बट विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। गायत्री मंत्र हम सबको आता है, शुरू में किसी ने समझाया था गायत्री मंत्र ओम भू भुवः स्वः का मतलब क्या होता है, बट हमें याद कैसे हो गया? रेपिटेटिव। उसको तो नहीं बोला हमने रट्टा मारा है, रेपिटेटिव था, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम हमने उसको अंडरस्टैंड भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम बार बार उसको पढ़ रहे थे, हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि ये कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। करेक्ट? सेम गोज विद योर थ्योरी सब्जेक्ट्स। इफ यू नीड टू एक्सेल यू हैव टू गो विद मल्टीपल रीडिंग्स। सो आई विल बी गिविंग यू नोट्स में आपको 2 रजिस्टर्स मेंटेन करने होंगे, एक आपके नॉर्मल नोट्स के लिए और दूसरा आपके स्टैंडर्ड्स के लिए, ठीक है। सेपरेट रजिस्टर करना, क्योंकि फाइनल में वही आपकी हेल्प करेगा आगे। दूसरी चीज, मैं आपको क्वेश्चन बैंक पूरी बुक दूंगी, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, बट उसके आंसर्स में व्हाट आई विल डू, जो मॉड्यूल में जहां पे उसका आंसर लिखा हुआ है वो पेज नंबर की रेफरेंस आपको दूंगी, एग्जैक्टली कहां पे मॉड्यूल में उसका आंसर है, सो दैट जब आप पढ़ें तो आपको पता हो कि मॉड्यूल के बाहर से पेपर नहीं आता है, एंड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर मॉड्यूल। डू नॉट आस्क मी टू गिव यू अ सेपरेट बुक, कोई फायदा नहीं है। मैं 36 बुक लेके छाप दूं, मैं किसी और की भी लेके छाप दूंगी, कोई फायदा नहीं है उस चीज का जब तक मॉड्यूल से नहीं पढ़ोगे। मॉड्यूल को जितनी जल्दी अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लोगे उतना अच्छा, ठीक है। तो आज से हमारी बेस्ट फ्रेंड हमारी मॉड्यूल। चलो, पेपर नंबर 5 कितने मार्क्स का है हमारा? 100 मार्क्स का, जिसमें डिवाइड हुआ है कितने में? 2 पार्ट्स में, एक है 30 और दूसरा 70। 30 मार्क्स का क्या है? एमसीक्यू। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है वहां पे? नहीं। तो हम क्या करेंगे, चाहे हमें नहीं भी आता होगा तब भी करके आना ही आना है, ठीक है। बाकी 70 में से स्टेप वाइज मार्किंग होती है, सो ट्राई टू राइट डाउन योर आंसर। स्पीड तभी बनेगी जब रिटन प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और वो कराना मेरा काम, रेगुलर करना तुम्हारा काम, ठीक है। आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं हो, मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगी, अंडरस्टैंडिंग दूंगी 10 बार 100 बार 1000 बार, पेपर चेक करूंगी, डिस्कस करूंगी, सब कुछ करूंगी, बट पढ़ाई तुमने करनी है। मैं आके तुम्हारा होमवर्क, तुम दोगे तो होमवर्क चेक होगा, तुम नहीं दोगे तो आई विल नॉट कम अप टू यू। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, सीए कर रहे हो। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट मेरी क्लास का? किसी का कोई डाउट नहीं है? चलो, अब आते हैं हमारे 70 मार्क के अंदर। ये 70 मार्क के अंदर 2 मॉड्यूल्स के अंदर हमारी कहानी है। कितने टोटल चैप्टर्स हैं हमारे? 11, ठीक है। 11 चैप्टर्स हैं, और 11 चैप्टर्स में से आज थोड़ी सी कहानी शुरू करते हैं, पहले समझने की कि ये ऑडिट क्या बला है। आपको क्या समझ में आता है ये ऑडिट क्या है? व्हाट इज ऑडिट? अगर मैं पूछूं व्हाट इज ऑडिट, इट इज समथिंग वेरी न्यू, फाउंडेशन में नहीं पढ़ा, 12th में नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए के काम में ऑडिट 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 सुनते हैं ना, क्या आता है दिमाग में? व्हाट इज ऑडिट? ओके, बिल्कुल जितना बोला वो बिल्कुल सही है, गुड। और व्हाट डू यू मीन बाय गिविंग ओपिनियन? ओपिनियन का मतलब क्या हुआ? ठीक बोला, पर थोड़ा सा उसको और रिफाइन करो, ठीक है। बिल्कुल, ओपिनियन का क्या मतलब हुआ? ओपिनियन देने का मतलब क्या है? ओपिनियन एज इन, थोड़ा सा इलैबोरेट करो उसको थोड़ा सा और। ओके, तो हम सिर्फ कंपनी को ही बताते हैं कि आपका काम इस तरीके से करो या इस तरीके से नहीं करो। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? ओके, और कोई? अभी मैं सही गलत कुछ नहीं बता रही, आई एम जस्ट टेकिंग योर ओपिनियन। ओके, देन व्हाट इज ऑडिट? और किसी के दिमाग में क्या आता है? क्या है ये चीज ऑडिट? क्या भला है ये ऑडिट? कुछ भी और दिमाग में नहीं आता? कभी नहीं सुना? अच्छा, किसी ने ये कहावत सुनी थी ऑडिट के बारे में, कहीं लिखा हुआ था, हमारे ना प्रधानमंत्री कौन है?
मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरे सिग्नेचर से भी ज्यादा पावरफुल एक सीए का सिग्नेचर है। कभी सोचा क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया हमने, ऐसा क्यों, वो ऐसा क्या कर रहा है जिससे उसका सिग्नेचर इतना ज्यादा पावरफुल है? ये सब कनेक्टेड है। आज सोचो, कभी भी कोई भी बात आंख बंद करके नहीं समझनी। हर चीज, अगर कोई लॉ बनता है ना, उसका भी लॉजिक होता है, इसलिए वो बनता है। कोई कहानी होती है उसके पीछे, इसलिए वो लॉ आता है। ऐसे ही नहीं होता सपना आया और लॉ बना दिया। आज एक सपना आया कि इस पे मैं लॉ बनाऊंगा, छाप दिया। इट डजंट हैपन, राइट? कुछ बेस है। तो कोई चीज बोली, और वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो कोई तो बात होगी, है कि नहीं? तो वो ऐसा क्या है? आदित्य, यू ऑल्सो वांट टू आंसर, यू मे प्लीज आंसर। हाँ जी, बताइए, ऐसा क्या है, ऐसा क्या कर रहा है? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते। मैंने कहा था जब तक इंटरैक्ट नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा, अपना व्यू नहीं दोगे ना, तब तक क्लास में मजा नहीं आएगा चीजें समझने का। मैं बोलते चले जाऊंगे और हम ये करते चले जाएंगे, लेकिन चीजों को अगर समझना है तो इंटरैक्ट करना है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। वो हम सीखेंगे यहाँ पे साथ में कैसे करना है, क्योंकि मेरे लिए तुम सारे सीईओ, ठीक है? जब तक अपने आप को सीए नहीं मानोगे और सीए का दिमाग नहीं लगाओगे ना, तब तक ऑडिट को समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो मेरे लिए, मेरी क्लास में जब भी आओ या काम स्टार्ट करो ना, अपनी नोटबुक में लिख लेना अपने नाम के आगे सीए एंड सी हाउ इट फील्स। तो तुम्हें वो मोटिवेशन भी मिलेगी कि अगर यार ये अचीव करना है तो बेटा पढ़ना है। तो आप समझते हैं कि ऑडिट या सिग्नेचर क्यों इतना पावरफुल है, ये ऑडिट क्या है इन ए सिंपल लैंग्वेज, ठीक है? आप एग्जाम्स देते हो, अपने 12th में भी एग्जाम्स दिए, है ना? तो एग्जाम्स के बारे में आपके पेरेंट्स को, या अगर बाहर हमने कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कैसे पता लगता है कि आपने कैसा किया? क्या इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपने कहाँ गलती करी, कहाँ नहीं करी, ये सब चीजें हैं, कहाँ रिफ्लेक्ट होता है ये सब? रिजल्ट किस में आता है? मार्कशीट, या हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट कार्ड, राइट? रिपोर्ट कार्ड। तो रिपोर्ट कार्ड बताती है कि आपने पूरे साल में कैसा काम किया, कहां पे आपकी गलतियां हुई, कहां पे आपने कम काम किया, कहां आपने ज्यादा अच्छा किया, ये सारी चीजें बताता है। इट इज साइन बाय योर क्लास टीचर, और क्लास टीचर बोलती है कि भाई जाओ अपने पेरेंट्स के पास लेके जाओ, जब तक उसका सिग्नेचर लेके नहीं आओगे मैं इसको वैलिड नहीं मानूंगी। होता है कि नहीं होता है? सो आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है रिपोर्ट कार्ड। उसी तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए जो रिपोर्ट कार्ड बनती है उसको बोला जाता है ऑडिट रिपोर्ट। कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, जो लॉस दिखाया, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कंपनी ने अंदर अगर काम किया तो फ्रॉड तो नहीं था, कुछ गड़बड़ तो नहीं थी, बड़ी गलतियां थी कि छोटी गलतियां थी, ये सब जानने के लिए उसकी एक रिपोर्ट कार्ड बनती है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। अब पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक सीए ही है जो इस रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर सकता है। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि मेरे सिग्नेचर से भी ज्यादा पावरफुल एक सीए का सिग्नेचर है। जो हम बात करते हैं ना सीए बनने के बाद, अल्टीमेटली व्हाई आर वी डूइंग सीए? अल्टीमेटली इज फॉर रिस्पेक्ट, वन थिंग, एंड द सेकंड इज, फर्स्ट थिंग इज मनी, पैसा तो चाहिए। सो ये पैसा कहां से आता है? ये आता है ऑडिट फीस से, मोटा तगड़ा, क्योंकि हमारे अलावा और कोई तो इस पे साइन कर ही नहीं सकता। हाँ जी, बताती हूँ, विल कम टू इट, दे आर द सेम थिंग्स बट आई विल टेल यू द डिफरेंस, ठीक है? सो एक स्टार्टेड अकाउंटेंट ही है जो ऑडिट कर सकता है। यहां तक हमारी कहानी पहुंची थी। उसके बाद आता है कि चलो ठीक है, सिग्नेचर तो कर लिया, बट ये रिपोर्ट कार्ड का फायदा है किसको? तभी तो उसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी ना। आपकी रिपोर्ट कार्ड की इंपॉर्टेंस तभी पता लगती है क्योंकि आपके पेरेंट्स इवैल्यूएट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो एडमिशन के लिए, वहां पे इवैल्यूएट की जाती है आपकी परफॉर्मेंस, तभी तो उस रिपोर्ट कार्ड की वैल्यू या वर्थ है। अदरवाइज अगर उसकी वैल्यूएशन ही नहीं करनी होती तो फिर क्या फायदा था, राइट?
सो कंपनी की रिपोर्ट कार्ड का फायदा या इंपॉर्टेंस किस किस को हो सकती है? सबसे पहले शेयर होल्डर्स, भाई उनका पैसा लगा हुआ है, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। क्रेडिटर्स, भाई हमें हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं, कंपनी की औकात इतनी है कि नहीं कि पैसा दे पाए, गुड। और एक एक करके गवर्नमेंट, एक्सीलेंट, गवर्नमेंट को पता लगेगा कि टैक्सेस टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, दोबारा से। इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू से, एक्सीलेंट, भाई पैसा लगाना है, पता लगा जहां पैसा लगाया है वो ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, गुड। और एम्प्लॉइज, वाई एम्प्लॉइज, एक्सीलेंट। दो चीजें, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उनकी भी उम्मीदें बन जाती है कि भाई हमारा अप्रेजल अच्छा होगा, आप भी बड़ी बड़ी कंपनीज पे काम करोगे यही होगा। और अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो हो सकता है हमारा सैलरी कट हो या हमें निकाल दिया जाए। सो एम्प्लॉइज के लिए भी जानना बड़ा जरूरी है। और बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे लोन लिया है, भाई मेरा लोन वापस आएगा भी कि नहीं, इसके लिए जानना जरूरी है कंपनी सही से काम कर रही है कि नहीं। और कोई दिमाग में? इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, ये सारे आते हैं, करेक्ट। तो मतलब इन सब लोगों और कंपनी के बीच में जो एक मीडिएटर आता है वो है ऑडिटर। अब समझ में आ रहा है कि क्या काम होने वाला है हमारा? तो ये तो हमारा काम होने वाला है जो कि बहुत भारी भरकम है, बहुत ज़्यादा ओनस होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारे सिग्नेचर के बिहाफ पे जितने भी लोग आपने बोले वो सब रिलाय करने वाले हैं, इसीलिए हमारे सिग्नेचर की वर्थ इतनी है। अब समझ में आया? इट इज़ रिलेटेड टू ऑडिट। अब आपने मुझसे पूछा मैम स्टैट्यूटरी ऑडिटर या ऑडिटर जिसको हम बोलते हैं एंड सीए में कहाँ क्या फ़र्क है? ऑडिटर ही मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है, प्रोवाइडेड मेरे पास सीए की डिग्री है और सीओपी का सर्टिफिकेट है। सीओपी इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जब हम सीए बनते हैं हमें एक यूनिक कोड दिया जाता है विच इज अ मेंबरशिप आईडी विच इज यूनिक फॉर ईच वन ऑफ यू। जब मिलेगा कार्ड के अंदर वो बताएगा कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर मेंबर हैं और ये आपका मेंबरशिप नंबर है। अब अगर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या तो आप किसी जगह पे काम करेंगे, नौकरी करेंगे, या अपना बिजनेस करोगे, या खुद की फर्म ओपन करोगे जहां पे आप क्लाइंट्स को बुलाओगे और उनका काम करोगे, करेक्ट? तो जब हमें खुद की फर्म खोलनी होती है हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना पड़ता है आईसीएआई में। और जिनके पास सीओपी होता है विद सीए सिर्फ वही ऑडिटर बन सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, दैट मीन्स सिग्नेचर ऑन द रिपोर्ट कार्ड कर सकते हैं। अब क्लियर हुआ सीए और ऑडिटर का फर्क? एनी क्वेश्चंस आपके लिए? अगर ऑडिटर से गड़बड़ हो जाए मतलब आईडी गड़बड़, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में आज हम बात करेंगे, अभी मैं बताती हूँ सारी चीज़ें। अब तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हुआ है, गुड, दैट मीन्स गड़बड़ हो सकती है, काम ठीक नहीं हो सकता, काम कैसा करेगा, मीन्स इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है ऑडिट को लेके। सो डू यू थिंक ऑडिट बिल्कुल थ्योरी सब्जेक्ट होने वाला है? नहीं, जितना भी कंपनी काम कर रही है, अकाउंट्स, टैक्स, लॉ, ऑपरेशंस, एडमिन, क्या इन सबकी नॉलेज मेरे को होगी तभी मैं रिपोर्ट कार्ड बना पाऊंगी? आपकी क्लास टीचर अगर आपको पढ़ाती है, उनको आपके सब्जेक्ट्स की फेयर नॉलेज होती है तभी बना पाती है ना, आपके पेरेंट्स से तभी बात कर पाएगी ना, अदरवाइज तो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आपको भी सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप रिपोर्ट कार्ड बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इसलिए अभी तक सीए में जितनी पढ़ाई कर रहे हो वो सब इस पे लगने वाली है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है? चलो, अगर हम ऑडिट की डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन से थोड़ा सा समझते हैं, तो हमें ब्रॉड व्यू मिल गया ये ऑडिट क्या चीज़ है। रिपोर्ट कार्ड है कंपनी की, ठीक है, जो एक सीए बनाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस रिपोर्ट कार्ड पे रिलाय करते हैं, ठीक है? अब जैसे लॉ के अंदर बहुत सारी लॉ की टर्म्स होती है, वैसे ऑडिट के अंदर भी बहुत सारी ऑडिटिंग टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम सीखेंगे और कोशिश करेंगे उसको इनकलकेट करें अपने आंसर्स के अंदर विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? चलो, तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। मुझे एक्सपी पेन की आदत है ना, मुझे इसकी आदत ही नहीं है। चलो,
ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आज तो बस हैंडराइटिंग समझ लेना तुम, ठीक है? डॉक्टर की बेटर है। नहीं, इतनी भी बुरी नहीं है, थोड़ी ठीक हो जाएगी विद टाइम, बिकॉज मुझे नीचे लिखने की आदत है। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड, मैं शॉर्टकट्स यूज करूंगी और तुम्हें बता दूंगी, इररिस्पेक्टिव। अच्छा ये टच नहीं है तो इसमें नीचे कैसे टच है? यहां से इररिस्पेक्टिव लिखना कुछ मत, ठीक है? मेरी क्लास में जब मैं बोलूं तभी लिखना, अदरवाइज सुनना, मैं लिखने का टाइम भी दूंगी तुम्हें, डोंट वरी, ठीक है? इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, कंडक्टेड टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ठीक है? ये हमारी डेफिनेशन है जो आज की क्लास के बाद तुम्हें याद हो जाएगी, मेरी गारंटी है, बिना लिखे। सबसे पहले जो रिपोर्ट कार्ड बन रही है कंपनी की, वो किस बुनियाद पे बन रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट? व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स? क्या होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स? लेजर, जर्नल एंट्री से स्टार्ट होता है, लेजर पोस्टिंग होती है, ट्रायल बैलेंस होता है और उसके बाद आपके फाइनेंशियल्स बनने शुरू होते हैं। दैट मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या जितने भी लोग आपने मुझे बोला जिनको रिपोर्ट कार्ड की जरूरत है, डू दे हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सो दे कैन नॉट वेरीफाई वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो उनको दिखाई जा रही हैं वो ठीक है कि नहीं। तो बीच में कौन आएगा? ऑडिटर। सो ऑडिटर क्या है? मीडिएटर है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की और यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटेंडेड यूजर्स बोलते हैं, मैं बता दूंगी, जो लोग रिलाई करते हैं उनको इंटेंडेड यूजर्स या स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। वी विल टॉक अबाउट देम ऑल्सो, अभी वेट करो। बट उसके बीच में ये नोना बाबू कौन है? ऑडिटर। आप, मेरे लिए आप, इन्होंने बाबू जो इनके बीच में हो, और आप ये चीज चेक करके इनको बताओगे कि सब कुछ बढ़िया है कि नहीं है, ठीक है? आप मुझे एक बात बताओ, किसी ने मुन्ना भाई देखी है? मुझे तो पिक्चरों का बड़ा शौक है। मुन्ना भाई देखी है? उसमें बोबन ईरानी कहता है, जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, वो कहता है कि अगर मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करता हूं तो ये हाथ कांपते हैं। कुछ याद आया? ऐसा क्यों बोला उसने? इमोशंस, रिलेशंस, बायसनेस लाते हैं काम में। सो आपको नहीं लगता कि अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना है, मेरा इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है? इंडिपेंडेंट कैसे? अगर मैं अपने पापा के कंपनी का ऑडिट कर रही हूं तो क्या मैं अनबायस्ड होंगी वहां पे? पापा कहेंगे देख लेना, मत दिखाना, मत बताना कोई फ्रॉड हुआ है, छुपा लेना, चल चल चलता है, घर में तो सब चलता है। होएगा कि नहीं होगा? सो वी नीड टू बी अनबायस्ड, द फर्स्ट थिंग। इसलिए ऑडिट किस चीज की एग्जामिनेशन करता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, और उसके लिए हमारा क्या होना जरूरी है? इंडिपेंडेंट, मोह माया से परे, अनबायस्ड। सो ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, right? Audit is independent examination of what? Financial statements or financial information बोला जाता है of an entity। entity का मतलब क्या होता है? चाहे वो profit oriented हो या non profit। profit and non profit में क्या फर्क है? क्या होता है?
एग्जैक्टली ऐसी कंपनीज जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं और ऐसी कंपनीज जो सेवा भाव के लिए काम कर रही हैं, इररिस्पेक्टिव, मतलब दोनों ही ऑडिट करा सकती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म का मतलब चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, HUF हो, कंपनी हो, LLP हो, हर कोई रिपोर्ट कार्ड बना सकता है। बट अल्टीमेटली ये काम हम क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं उसमें अल्टीमेटली? ओपिनियन देने का। ओपिनियन का मतलब होता है टिप्पणी देना। क्या मेरा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है, इसका मतलब एज अ ऑडिटर? अगर मैं ही बना रही हूं और मैं ही चेक कर रही हूं तो क्या मैं गलतियां निकाल पाऊंगी? आप काम करते हो और टीचर चेक करता है तो गलती निकल जाती है। आप ही काम करोगे और आप ही चेक करोगे तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। इसलिए फाइनेंशियल्स को बनाना किसका काम हुआ? कंपनी का या मैनेजमेंट का। और ऑडिटर का काम सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी देना है, ओपिनियन देना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इंफॉर्मेशन की। ठीक है, कौन कौन करा सकता है? और फिर एंटिटी कराती है। एंटिटी कैसे हो सकती है? चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज या लीगल फॉर्म। एंड किस लिए कर रहे हैं हम अल्टीमेटली? ओपिनियन को देने के लिए। दैट मीन्स फाइनेंशियल्स बनाना मेरा काम नहीं है, वो मैनेजमेंट का काम है। समझ में आई ये बात? ओके, दूसरी चीज पे आते हैं। मुझे एक बात बताओ, ICAI का लोगो या मोटो क्या है पता है? CA के बच्चे हो, व्हाट इज द लोगो और मोटो ऑफ ICAI? फोन है, गूगल चाचू है, घुमा लो, निकालो निकालो निकालो, जल्दी निकालो, मैं बता दूंगी वही होगा। बकरी हाँ हाँ करेगी बट दिमाग में नहीं जाएगा। हाँ संस्कृत में, बट इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या है? एवरीवन इज अस्लीप। एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड। लेट देम सी पहले वो क्या है और लोगों पे क्या बना हुआ है। CA के बच्चे हो, कल को कोई बाहर पूछेगा क्या जवाब दोगे? गरुड़ है। वो गरुड़ क्यों है? उनको अच्छा लगा? उनको टेडी बेयर नहीं अच्छा लगा? गरुड़ ही क्यों? वाई? आपको पता है गरुड़ का क्या होता है या बाज का क्या होता है? जब बारिश होती है तो वो किसी पेड़ के नीचे जाके नहीं छुपते हैं, वो बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं टू हैव दैट बर्ड आई व्यू। ऑडिटर ही है जो गरुड़ है। और लोगों में लिखा क्या हुआ है? जरा पढ़ेंगे उनको। संस्कृत में लिखा हुआ है, उपनिषद की लाइन है। CA के बच्चों, मेरी क्लास में तो खाली पढ़ाई नहीं है, सब चलेगा साथ में। गूगल चाचू तो साथ लेके बैठना। येषु सप्तेषु जागृति। येषु सप्तेषु जागृति मतलब जैसे उसने बोला, जब सब सो रहे हो हम जाग रहे हैं। इसलिए कहते हैं ऑडिटर के आईज एंड ईयर्स आर ऑलवेज ओपन, क्योंकि हम ऐसी चीजें ढूंढते हैं और काम करते हैं जो कोई और नहीं कर पाता है। जो ICAI का लोगो है वो ऑडिटर के काम के ऊपर ही है। अब समझ में आया कि येषु सप्तेषु जागृति क्या है, गरुड़ क्यों है, क्यों हमारा मेनली ऑडिटर है? क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है जो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकता है पूरी इंडिया में, हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। हाँ CA इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं, बट सिग्नेचर ऑडिट रिपोर्ट पे जो चाहिए होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही है। समझ में आ रही है इतने में? बाकी CA का प्रोफेशन कौन सा हुआ? हाँ तो और भी तो काम कर सकते हो तुम। बाकी सारे भी बाजी है। हाँ तो बाकी सारे पे बाजी है, काम देख के तो कर रहे हैं, पैनी नजर।
गॉट माई आईज ऑन यू, वो वाला काम तो सभी कर रहे हैं, बट ऑडिटिंग इज ऑन द मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज सिग्नेचर की पावर है वहां पे, ऑथेंटिकेट हो रही है वहां पे। इसके अलावा सीए और बहुत सारे काम करता है, खाली ऑडिट नहीं है, बट ऑडिट विल बी योर ब्रेड एंड बटर मोस्ट ऑफ यू का। अभी आर्टिकलशिप पे भी जाओगे अगर इसके बाद, मोस्ट ऑफ यू देखना स्टैट ऑडिट ही पकड़ोगे। तो इसलिए ये सब्जेक्ट को जितना इंटरेस्ट से पढ़ोगे उतना ही मजा आएगा तुम्हें इसमें। इट इज नॉट एट ऑल बोरिंग इन माई क्लास। यहां तक क्लियर हो गया हमारा? चलो कहानी इसके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम ऑडिट कर रहे हैं मतलब इवैल्यूएशन ऑफ कंपनी का काम कर रहे हैं, क्या हम एज एन ऑडिटर उस पे 100% एक्यूरेसी कर सकते हैं? हमारा सिग्नेचर है वहां पे, हमारा ओनस है, करना चाहिए। दैट मीन्स तुम ये कह रहे हो अगर कल को कंपनी में कुछ गड़बड़ होती है तो किसकी गर्दन पकड़ो? सीए की, ऑडिटर की। क्या आज तक किसी सीए को देखा पकड़ा जाए और जेल जा रहा है? सुना है कभी ऐसा? हार्डली होता है। हाँ क्या है तो हार्डली होता है। हाँ कितने केसेस है ऐसे? ढेर के ढेर जेल में बैठे हैं। कंपनी सारे टेढ़े काम तो करती है, तो फिर ढेर के ढेर बैठे होने चाहिए थे, ऐसा क्यों नहीं? एक्सटर्नल ऑडिटर, अच्छा फिर एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर में फर्क क्या है? तुमने बोला है वर्ड। कंपनी का अपना होता है, एक्सटर्नल जो प्रैक्टिसिंग होता है ना वो आपकी बहुत बार चेक करते हैं कि इंटरनल तो बनाई, इंटरनल ऑडिटर साइन नहीं कर सकता पर हाँ, इंटरनल ऑडिटर उनका अपना होता है जो उनकी वर्किंग की काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको चेक करता है। बट जो इंटेंडेड, जो हमारे यूजर्स थे जो रिलाई कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन में, वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर, जिनको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोला जाता है, जो कि पेपर 5 में आप पढ़ोगे, ए स्टैट ऑडिट ओनली। हम एक्सटर्नल ऑडिटर की ही सिर्फ बात करेंगे। जहां हम इंटरनल ऑडिटर चाहिए होगा वहां पे हम इंटरनल ऑडिटर वर्ड यूज करेंगे। Other than that, we are only talking here about external auditor because he is the only one who can sign on the audit report, not the internal auditor. क्योंकि तुम एक्सटर्नल इंटरनल लेके आए तो मैंने बताया फर्स्ट क्लास में, ठीक है। अब कहानी आती है वापस वहीं पे। हाँ जी, रिलाई पूरी तरह से फुल प्रूफ काम करना चाहिए उसको? no. क्यों नो? 100% तो कोई नहीं कर सकता ना, ओके, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो होगी। इसका मतलब हम 100% एक्यूरेसी से काम नहीं कर सकते हैं, बट हमारा सिग्नेचर लग रहा है उस पर, हमारी ओनर्स है उस पर। फिर क्या करें? फिर ऐसा क्या करना चाहिए हमें? सोचो, बताओ ऐसा क्या करें? कुछ ऐसा है कि आपको सम मिस्टेक्स अलाउड है। हाँ, ट्रैक बिल्कुल ठीक चल रहा है तुम्हारा, रिफाइन करो उसको थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स तुम्हें लग रहा है? ठीक है, बिल्कुल दोबारा से रिपीट करो ताकि सबके दिमाग में घुसे वो। तुमने क्या बोला अभी? ऑडिट करते हुए, कंप्लायंस चेक करते हुए, अगर ऑडिटर ने कुछ मिस्टेक्स कर दी, ऑडिटर ने मिस्टेक कर दी। ऑडिटर का काम तो सिर्फ ओपिनियन देना है। काम कौन करके रखेगा? कंपनी या मैनेजमेंट, हम उनको मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट का काम है काम करके रखना, तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ उसको देख के टिप्पणी देना। तुम्हारा काम करना नहीं है, वहां पे कुछ करवाना भी नहीं है। दैट मीन्स मैनेजमेंट के एंड से अगर कुछ गलती हुई है उसको पता लगाना है। नाउ फ्रेम योर आंसर। आप क्या कहना चाहते हो? फ्रेम करो। और कोई? हाँ, तो साइन करेगा तो 100% एक्यूरेसी से करना चाहिए ना। वो तो ये कह रहे कि भाई ह्यूमन है, 100% एक्यूरेसी कहाँ हो सकती है?
चलो कितने ये कहते हैं कि मैम 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए काम में क्योंकि हमारा सिग्नेचर है? कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं? एक नाव में पैर रखना शुरू कर दो, ना इधर के ना उधर के, नहीं ये डूब जाएगी। तो एक ओपिनियन होना तो बड़ा जरूरी है हमारा क्लास के अंदर, या तो इधर या उधर। सही गलत डजंट मैटर, हम सीख रहे हैं, इट डजंट मैटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो कौन कह रहा है भाई 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए? वाई? बैक योर आंसर। Okay. If I talk about doing the audit of Reliance Industry, कितना टाइम लगेगा तुम्हें 100% सारा काम चेक करने में? और ये ऑडिट का काम हर साल होता है। चलो 3 ऑडिटर ले लो तुमने कहा इसका मतलब मुझे एक एक चीज को चेक करना पड़ेगा, इन डेप्थ चेक करना पड़ेगा, एक एक एंट्री को चेक करना पड़ेगा, एक एक जर्नल को चेक करना पड़ेगा। कर सकते हो? अब तुम ही कह रहे हो तुम सीईओ, तुम कर सकते हो काम? इतना टाइम है? और जरूरी है कि बीइंग एन ऑडिटर और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम एक ही क्लाइंट डील कर रहे हो एक बार में? शायद हमने लॉ में पढ़ा हुआ है सीलिंग्स ऑन द नंबर ऑफ ऑडिट, पढ़ा है सीलिंग्स ऑन द नंबर ऑफ ऑडिट कितना ले सकते हैं एक टाइम पे ऑडिटर? लॉ में नहीं पढ़ा? 20 फॉर्म्स नहीं 20 ऑडिट ले सकता है एक टाइम पे ऑडिटर। तो एक टाइम पे, और वो भी ऐसी बड़ी कंपनीज की, छोटी कंपनीज तो गिनती में आती नहीं है, एक्सक्लूडेड होती है वो 20 की कैलकुलेशन में से। तो अगर तुम एक साथ 20 क्लाइंट्स को डील कर रहे हो, डू यू हैव द टाइम? तो क्या करें? बीच में रास्ता तो निकलना पड़ेगा। क्या रास्ता निकालोगे बीइंग एन ऑडिटर? एक्सेलेंट, उसने तुम्हारा ट्रैक यही था, मैं समझ रही हूँ, बट तुम उसको रिफाइन नहीं कर पाए। बोलना तुम यही चाह रहे थे ना कि बड़ी गलती, एटलीस्ट इतना तो काम करो कि बड़ी गलतियां आइडेंटिफाई हो जाएं, छोटी मोटी कैन बी इग्नोर्ड। अब ये बड़ी गलती को हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट्स, इस गलती, और बड़ी का मतलब मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो बीइंग एन ऑडिटर मेरा ये काम है कि जो फाइनेंशियल्स है दे शुड बी फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। दैट मीन्स कम से कम मैं बड़ी गलतियां, अब ये बड़ी की डेफिनेशन क्या है? ऐसी गलतियां जो यूजर्स हैं, जितने भी यूजर्स आपने बोले थे, उनके डिसीजन को अफेक्ट करें। अल्टीमेटली तो उन्हीं के लिए कर रहे हो ना काम, वो गलती कहलाती है मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो क्या हम 2 टर्म्स यहां पे पढ़ते हैं, ट्रू एंड करेक्ट एंड ट्रू एंड फेयर, है ना? ट्रू एंड करेक्ट का क्या मतलब हुआ? फिर ट्रू एंड फेयर का क्या मतलब हुआ? सही, थोड़ा बहुत सही। हाँ, फेयर में कि करेक्ट में? करेक्ट में मीन्स 100% एक्यूरेसी, जो कि हम नहीं देते हैं, इसलिए हम कभी भी ऑडिट में ट्रू एंड करेक्ट यूज नहीं करते हैं। हम जो टर्म यूज करते हैं वो होता है ट्रू एंड फेयर। एंड ट्रू एंड फेयर का मतलब एटलीस्ट हम बड़ी गलतियां आइडेंटिफाई कर पाए एंड द फाइनेंशियल्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। इतनी बात समझ में आ रही है हमें? थोड़ा तो आइडेंटिफाई करना मेरा ही तो काम है। आपने भी गलती कर दी, मैंने अगर गलती करी है तो मैं बता रही हूँ ना, तो वो डिप्लोमेटिकली देखो, अगर तुमने मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो किसी काम के सीए नहीं हो तुम, फिर तुम फुद्दू हो। ऐसा कभी नहीं होता। आगे जाके इसी को ही तुम डिटेल में पढ़ोगे ऑडिट रिस्क के अंदर। तो ये तो इनसिग्निफिकेंट होता है कि ऑडिटर मटेरियल मिस स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। अगर बीइंग एन ऑडिटर आप मटेरियल मिस स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, किस काम के सीए, किस लिए इतनी पढ़ाई करी? ये इनसिग्निफिकेंट है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं, वो रिस्क होता है हमारे पास।
समझ में आया? सो ये कभी मत सोचना कि हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, किसी काम के सीए नहीं, फिर तुम्हारा ऑडिटर होना बेकार है, मत करो सीए। इतनी नॉलेज, वो प्रीफिक्स जो तुम्हारे नाम के आगे लगा हुआ है उसकी बहुत वैल्यू है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है मार्केट में। आंखें बड़ी हो जाती हैं। अभी भी तुम्हारे पेरेंट्स बोलते होंगे ना, चौड़ में आके बोलते होंगे मेरा बेटा सीए कर रहा है, मेरी बेटी सीए कर रही है। होता है कि नहीं? सोचो अभी इतनी प्राउडली बोलते हैं, जब तुम बन जाओगे वो ओनस उस प्रीफिक्स का बहुत है। इसीलिए तो बैठे हो यहाँ पे, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हो। तो अंडरस्टैंड करो इस चीज़ों को, ठीक है? तो हमारा काम में भी उतनी वैल्यू या उतना कह सकते हैं बेंचमार्क अच्छा होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमारे क्वेश्चन में आनी ही नहीं चाहिए, राइट? दूसरा टर्म, हम कुछ टर्मिनोलॉजीज की ही आज बात कर रहे हैं ऑडिट से रिलेटेड, जो हम यूटिलाइज करेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं बता रही हूँ, ठीक है? मैंने आपको कहा कि ये जो नोना बाबू है, जो कि हम हैं एज एन ऑडिटर, ये किन के लिए बना रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके लिए बना रहे थे, उनको हम नाम देते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर्स? इंटरेस्ट होता है, ओके, और ठीक है, और चलो सॉर्ट ऑफ। किसी ने बिजनेस खेली है कभी? उसमें ऐसा कुछ आता है, स्टेक आता है, जब हम ऐसे कोई भी नंबर आ जाए, कुछ याद है? स्टेक जैसे होता है उसमें। स्टेक का मतलब होता है रिस्क। तो स्टेक होल्डर्स वो हैं जिनका रिस्क अटैच है कंपनी के साथ, उनके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे स्टेक होल्डर्स, या दूसरा आपके मॉड्यूल के अंदर होगा इंटेंडेड यूजर्स। ऐसे यूजर्स जो रिलाय करेंगे आपकी रिपोर्ट कार्ड पे। क्लियर है? चलो अब मुझे एक बात बताओ, आपकी जो स्कूल की रिपोर्ट कार्ड बनती थी उसमें ऐसा किसी स्कूल में होता था कि अगर F आया तो आप 90%er हो और अगर आपके A1 आ गए तो आप फेल हो? मैम सबका यूनिफॉर्म फॉर्मेट होता था ना। अगर A1 या A+ है तो 90%er है, देन A2 A जो भी होता था B1 B2 फॉलोड बाय F विच मीन्स फेल। ऐसा क्यों? अलग क्यों नहीं है हर स्कूल का यार? क्यों अलग नहीं है? हर स्कूल अपनी मनमर्जी क्यों नहीं चलाता? क्यों? That means there should be a set format और uniformity. Agreed? मानते हो ना? यूनिफॉर्मिटी होगी तभी तो वो आगे जाके सबको समझ में आएगा। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो हर कोई अपनी मर्जी चलाएगा। तो डोंट यू थिंक अगर स्कूल की रिपोर्ट कार्ड में यूनिफॉर्मिटी है तो कंपनी की रिपोर्ट कार्ड में भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशंस होनी चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो जो गाइडलाइंस आपको ऑडिट रिपोर्ट बनाने में दी जाती है वो आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। दे आर गाइडलाइंस जो आपको हेल्प करते हैं आपके ओपिनियन फॉर्म करने में और रिपोर्ट कार्ड बनाने में। अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? किस लिए पढ़ते हैं? है ना? आप सारे इंडिया में अगर गैप सिस्टम में बना रहे हो तो यूनिफॉर्मिटी आए, IFRS से बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आए। यही होता है, इंडियस वगैरह यूज होता है तब, है ना? तो यहाँ पे भी इसीलिए आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जिनको हम SA बोलते हैं वो होते हैं। क्लियर है ये बात? चलो, हमारा अल्टीमेट गोल है ओपिनियन देना, ठीक है? तो उसके लिए क्या हम कह सकते हैं मैम कि हम भरोसे वाला काम कर रहे हैं? भरोसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनदर बेटर वर्ड, अनदर बेटर वर्ड, डील, बिलीफ, ओके। रिलायबिलिटी थोड़ा सा और रिफाइन करो, गुड गुड गुड, थोड़ा सा और करो। रिलायबिलिटी तो है ही, वेरी गुड। भरोसा देना मीन्स अश्योरेंस देना। अश्योरेंस इज भरोसा ना। तो
क्या ये तो पक्का है ना भरोसा देना, क्योंकि दिलाना इंटेंडेड यूजर्स को, तो मेरा काम है भरोसा देना। सो मैं अल्टीमेट गोल और ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देने का इसीलिए है कि मुझे भरोसा देना है। अब ये भरोसा क्या एब्सोल्यूट होना चाहिए? एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? 100% फुल प्रूफ। क्या ये फुल प्रूफ होना चाहिए? नहीं। फिर ये कैसा होना चाहिए? फेयर, या हम टर्म यूज करेंगे रीजनेबल। सो ये अश्योरेंस कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिटर का पहला गोल या पहला ऑब्जेक्टिव होता है भरोसा देना, और भरोसा कैसा? रीजनेबल। अब रीजनेबल का मतलब क्या हुआ कि नहीं इकोनॉमिक, पैसा फीस चार्ज करने तुमने कहा है, इकोनॉमिकल मतलब पैसे के टर्म पे होता है। क्या पैसों के टर्म पे आप भरोसा दे रहे हैं? क्या भरोसा दे रहे हैं? किस चीज का भरोसा दे रहे हैं? अभी तो बताया किस चीज का भरोसा दे रहे हैं। किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस चीज का भरोसा दे रहे हैं? ट्रू एंड फेयर किस चीज का कर रहे हैं? ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या था? मटीरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, इसी चीज का तो भरोसा दे रहे हैं। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें कम से कम बड़ी गलतियां नहीं हो। दैट मीन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। और दूसरा हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव होता है ओपिनियन देना, जो कि हम एक फॉर्मेट या रिपोर्ट कार्ड में बनाते हैं, जिसको बोला जाता है ऑडिट रिपोर्ट। और वो किसकी मदद से बनता है? गाइडलाइंस। और वो गाइडलाइंस क्या है? हमारी स्टैंडर्ड्स की मदद से। गाइडलाइंस ही तो हुई ना हमारे लिए। समझ में आया इतना काम कि ऑडिट क्या कर रहा है, हमारा पर्सपेक्टिव, हम क्या करने वाले हैं। हम जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना, इसी को ही खोल खोल के तोड़ तोड़ के आगे जाएंगे और इन्हीं को ही पढ़ेंगे। सो ऑडिट क्या है? ऑडिट इज इंडिपेंडेंट क्या? एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी? एंटिटी। एंटिटी कैसी होनी चाहिए? चाहे या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज या लीगल फॉर्म, बड़ी छोटी कुछ भी हो। एंड फाइनली किसके लिए कर रहे हैं? टू एक्सप्रेस ओपिनियन। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी देना है, फाइनेंशियल्स को बनाना मेरा काम नहीं है। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। हमने गोल एंड ऑब्जेक्टिव भी समझ लिया। ऑब्जेक्टिव क्या था ऑडिटर का? हमें क्या देना है अल्टीमेटली इंटेंडेड यूजर्स को? ओपिनियन नहीं देना। सबसे पहले ओपिनियन देने के लिए भरोसा देना है, अश्योरेंस। और ये अश्योरेंस कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब कम से कम बड़ी गलती आइडेंटिफाई हो जाए। दैट मीन्स दैट दी फाइनेंशियल्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। एंड अल्टीमेटली ओपिनियन देना, और ओपिनियन किसके बुनियाद पे? गाइडलाइंस, दैट इज अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स। किसी का कोई डाउट मन में? कोई सवाल यहां तक ऑडिट को लेके? अब क्या है क्या नहीं है, कुछ है डाउट? ICAI, नाफरा सुना? नाफरा क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, राइट? उनकी मदद से और ICAI मिलके ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं जो टाइम टू टाइम रिवाइज होते हैं। दे आर सीरीज जो हम करेंगे आपके इंटर के लिए। अराउंड 28 to 29 स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके कोर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। वी विल बी कवरिंग दो स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, 100 से लेकर 800 तक की सीरीज़ है, तो बहुत सारे हैं। बट तुम्हारे लिए जो एप्लीकेबल है वो उतने ही है जो आपके सब्जेक्ट या आपके जो चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली है। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट? नाफरा से पहले एक और अथॉरिटी होती थी, कमेटी होती थी, IFAC करके होती थी, वो होती थी, विच हैज़ बीन रिप्लेस्ड। तो पहले भी कमेटी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो करती थी। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नाफरा। नाफरा केम इन 2018, राइट, विच इज़ रिसेंट। हाँ,
NC NACAS नहीं, IFAC करके थी उन्होंने, मतलब जो अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं वही ऑडिटिंग में भी यूनिफॉर्मिटी लगाने के लिए बनाते हैं विद ICI into it. And now we are working towards global uniformity, क्योंकि वैसे भी अकाउंट्स में भी we are moving towards IFRS, Ind AS, right? Even in auditing we are moving towards international uniformity. तो बहुत टाइम, थोड़े टाइम के बाद you will see the changes also coming in the standards, कि हम यूनिफॉर्म ग्लोबली अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पे भी हम ऑडिटिंग को यूनिफॉर्मिटी में ला सकते हैं, इंडियन ग्लोबल एक जैसे हो सकते हैं। क्लियर है ये बात? चलो, और कुछ किसी ने पूछना है? कोई डाउट, कुछ भी चल रहा हो दिमाग में? नथिंग? ये क्या है, क्यों है, किस लिए, और क्या करना है, और क्या करेगा, ऐसा क्या है? ऑडिटर का काम ओपिनियन देना ही होता है, तो फिर अगर उसकी गलत ओपिनियन दे दिया तो भी, जैसे अभी आपके कुछ ही ऑडिटर्स होते हैं जिनमें जे हो जाते हैं, फिर उसका ICA का, तो वो क्यों लेते? वो तो कह सकते हैं ना, मेरा काम को ओपिनियन बनाना था, उन्होंने गलत बनाया, इसलिए अब एक्सेलेंट, हाँ एक्सेलेंट, ये बहुत ही आई कैन से डिप्लोमेटिक है। देयर आर टू वेज टू इट, ठीक है? ये ढाल भी है CS के लिए, ऑडिटर्स के लिए, कि इससे वो बच जाते हैं, क्योंकि हम सो कॉल्ड रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हम सब कुछ तो चेक नहीं कर सकते हैं, बट अगर जेन्युइनली फ्रॉड निकल रहा है और वो हाई लेवल का निकल रहा है, ठीक है, इन दैट केस ऑडिटर को पकड़ा जा सकता है अगर उसने अपना काम जो रीजनेबल अश्योरेंस देने का था वो ठीक से नहीं किया। ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्लियर है? चलो, अब हम बात करते हैं कि चलो मैम, ये जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी या ये जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना, इसमें दो चीजें होती हैं, एक यहाँ पे ऐसे अमाउंट लिखा होता है और एक पर्टिकुलर्स होता है कि नहीं होता? ये क्या मेरा काम सिर्फ ये ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ठीक है कि नहीं है, ये चेक करना है, या इसके अलावा और भी कुछ करना है? क्योंकि मैंने तो कहा इट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? चेक करना, इवैल्यूएट करना, और कुछ? किससे चेक करोगे? अच्छा चलो, चेक करना, ठीक है, मान लिया। इवैल्यूएट करना मान लिया। इस चीज को आप लेजर से चेक करोगे या जर्नल एंट्री से चेक करोगे? अच्छा, और कुछ? नोट्स टू अकाउंट्स में तो प्लेन डिस्क्लोजर्स होते हैं। क्या सिर्फ यही चेक करना है? मतलब वो आपको मैनेजमेंट आपको जर्नल एंट्री देती है, आपको लेजर देती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस देती है, और उसके बिहाफ पे बस आप यहाँ चेक कर लेते हो कि यहाँ क्यों आ रहा है? फिजिकल भी चेक। फिजिकल किस चीज को चेक करना? मशीन बिल्डिंग, स्टॉक। मैगी का केस लेते हैं। चलो, मैगी सबको पसंद है ना? मेरे को भी बड़ी पसंद है। चलो, मैगी का केस लिया, हमने देखा कि जो स्टोर मैनेजर था वो क्या करता था, एक कार्टन में मैगी के 100 पैकेट्स होने चाहिए। स्टोर मैनेजर था बड़ा चंटू, उसने क्या किया, वो हर बार पैकिंग तो 100 की दिखाता था, बट जो वो आउट होती थी मार्केट में जाने के लिए, उन पैकेट्स में 96, 97, 98 पैकेट्स होते थे। 100 हार्डली किसी में निकलते थे। वो दो चार पैकेट अदर किस खाता था, घर ले जाता था, दुकान खोल रखी थी, धड़ाधड़ बेचता था। है कि नहीं है? कंपनी में काम सही हो रहा है कि गलत? ये ऑडिटर का काम देखना है कि नहीं है। अगर तुम कहो मैम सिर्फ बुक से चीजों को वेरीफाई करना है, तो जर्नल तो चढ़ी होगी पूरी की पूरी, काउंट की चढ़ी होगी ना। अगर मैं फिजिकली वेरीफाई ना करूं तो क्या मैं चेक कर पाऊंगी कि वो 100 यूनिट्स थे कि 96 या 97? और अगर वो 97 हो रहे हैं तो क्यों वेरिएशन हुआ? तो क्यों फ्रॉड क्यों हो रहा है? फ्रॉड का मतलब है कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है। डोंट यू थिंक इंटेंडेड यूजर्स या स्टेक होल्डर्स को जानना जरूरी है? हो सकता है बड़ी चीजें हो, गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो रही हो। मैगी में बहुत पहले लेड कंटेंट को लेके केस चला था, याद है किसी को? बड़ा
धमाल मचा था इस चीज़ को लेके और सेल्स ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई थी मैगी की। वो तो मैगी की हिम्मत है कि उसने 2 साल में उसको रिवाइव कर लिया एंड स्टिल मैगी आज तक अपना ही कंपटीशन बीट नहीं कर पाया है ओरिजिनल फ्लेवर का। आपको पता है, बाकियों को तो करना दूर की बात है। यू हैव सो मेनी इंस्टेंट नूडल कंपनीज साथ में। कौन सी हैं? देयर इज वाई, देयर इज yippee, देयर इज टॉप रामेन, देयर इज चिंग्स, देयर इज नॉर, है ना, कितनी सारी चीजें हैं। पतंजलि बेकार है ना, बट मैगी अपने ही फ्लेवर को ओरिजिनल बीट नहीं कर पाई है। वो कितने सारे फ्लेवर्स और लाती है, टमेटो, चीज, कैप्सिकम, मंचूरियन, स्पाइसी, पेरी पेरी। सुना, मैं तो नहीं टेस्ट किया, पेरी पेरी है, चलो होगा, ठीक है, बट वो अपने ओरिजिनल फ्लेवर को कभी बीट नहीं कर पाई है। तो कहते हैं वापस इस पे कि मैगी के अगर लेड कंटेंट का केस चल रहा था, इसके बारे में कहीं फाइनेंशियल्स में लिखा होगा। डू यू थिंक कि क्या डिसीजन आया, ये जानना इंटेंडेड यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वाई, क्यों जरूरी है उनके लिए? केस जीते या हारे? अगर केस हार गई मैगी, वैसे तो हारी नहीं थी, अगर केस हार जाती तो क्या होता? मेजरली गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आ जाता। अब जिन्होंने पैसा लगाया, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, डोंट यू थिंक इनके लिए जानना जरूरी है? पर ये तो कई फाइनेंशियल्स में मेंशन ही नहीं है। तो अगर हम सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल को कंपेयर करेंगे तो क्या जान पाएंगे ये सब? तो डोंट यू थिंक कि खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना हमारा काम नहीं है। ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर्स हैं, ये जो यहाँ पे अमाउंट है, इसका बैकएंड मतलब ये यहाँ पे कैसे आई, इसको जानना भी उतना ही जरूरी है। दैट मीन्स मैं इसको बोलती हूँ बैलेंस शीट के बैकएंड के काम को हम टर्म देते हैं इंटरनल कंट्रोल। अगर ये मैनेजमेंट यहाँ पे शो कर रही है तो ये आई तो कहाँ से आई, क्या वो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये काम भी चेक करना किसका काम है? ऑडिटर का। तो हमने क्या क्या सीखा, कौन से टर्म सीखे? हमने सीखा डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट क्या थी? ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या? एग्जामिनेशन ऑफ किसकी? कौन सी? किसकी? एंटिटी कैसे होगी? इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म। किस लिए करा जाता है? कंडक्टेड टू क्या है? एक्सप्रेस ओपिनियन। याद हो रही है ये चीज? इसीलिए तो कर रहे हैं। फिर हमने एक टर्म सुना ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर का क्या मतलब था? फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। मिसस्टेटमेंट्स का मतलब गड़बड़, गलती। गलती 2 तरीके की होती है। कैसी कैसी? या ना मटीरियल, इंटेंशनल एंड नॉन इंटेंशनल। जानबूझ के की गई या गलती से, विच इज एरर और फ्रॉड। ये दोनों को निकालना किसका काम? ऑडिटर का। बट ये ध्यान रखना है कि वो कैसी गलती हो? बड़ी मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, दैट मीन्स जो इंटेंडेड यूजर्स के डिसीजन को इंपैक्ट करती हो। हमारा काम है ओपिनियन देना, दैट मीन्स इंटेंडेड यूजर्स को भरोसा देना, दैट मीन्स अश्योरेंस देना। और ये अश्योरेंस कैसी? एब्सोल्यूट अश्योरेंस होती है? नहीं, रीजनेबल अश्योरेंस होती है। एंड रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब होता है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस रिपोर्ट कार्ड पे रिलाय करते हैं, जिनको हम नाम देते हैं स्टेक होल्डर्स या इंटेंडेड यूजर्स, जिनमें कौन कौन आते हैं? क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट,
क्या मैनेजमेंट खुद नहीं आती इसमें? क्यों आती है? वो तो खुद ही बना रही है। ओ यस, क्या अंबानी जी को पता है कि उनकी कौन सी इंडस्ट्री में हर घंटे में क्या काम चल रहा है? कर सकते हैं वो भी कैसे चेक करेंगे भाई उनका काम सही चल रहा है कि नहीं? तो उनके लिए भी स्टैट ऑडिट करवाना उतना ही ज़रूरी होता है। समझ में आ रही है ये बात? किसी के मन में कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो मैं बताऊँ, हम ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर समझ चुके हैं। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड। ईजी है ना? इसी के बुनियाद पे ही हम आगे के चैप्टर्स को भी इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। लेट मी टेल यू, इट इज़ अ सीरीज़। नेटफ्लिक्स में सीरीज़ चलती है ना, तो हमारी 2 सीरीज़ होंगी, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। ईच एपिसोड इज़ कनेक्टेड विद द अदर। अगर तुमने कोई एपिसोड मिस किया मेरा, तुम्हारा कनेक्ट वहीं छूट जाएगा। बहुत सिंपल है, समझ नहीं आएंगी। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंडिपेंडेंट कतई ही नहीं है। वो कहानी में लिंक करती चली जाऊंगी, और अगर क्लाइमैक्स को समझना है बेटा, पूरी सीरीज को समझ लेना। तो हमारा एपिसोड रोज शुरू होगा, रोज खत्म होगा, रिकैप भी होगा जैसे होता है, बट कनेक्ट नहीं छोड़ना, नहीं तो मज़ा चला जाएगा ऑडिट को पढ़ने का, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने ये समझी कि मैम जो ऑडिटर है ना, खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं देखता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बैक एंड के काम होता है ना, वो उसको भी समझता है। तो बैक एंड के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? इंटरनल कंट्रोल। ये इंटरनल कंट्रोल को बनाना किसका काम? मेरा, मैनेजमेंट का। इसके लिए पूरा चैप्टर है, पूरा स्टैंडर्ड है जो इसके बारे में बात करता है। फिर हमने कहा कि मैम रिपोर्ट कार्ड का ना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। वो अगेन हमारी डिफाइंड है ऐसे 700 के अंदर या कारो के अंदर, अगर वो कंपनीज एक्ट के अंदर कवर्ड है। ठीक है। सो इफ यू ओपन द मॉड्यूल, हम लोग पहले चैप्टर 1 करेंगे, फिर करेंगे चैप्टर 11। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने लास्ट में दे रखा है, जबकि वो फर्स्ट चैप्टर से वेरी मच कनेक्टेड है। वो पहले चैप्टर 1 का ही पार्ट था, मॉड्यूल जब चेंज हुआ तो उसको एथिक्स लास्ट चैप्टर में कर दिया है, जो कि पहले होना चाहिए था। जैसे हमारी बहू संस्कारी अच्छी लगती है, वैसे हमारा ऑडिटर भी संस्कारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि झूठ बोले, फ्रॉड करे, सब कुछ करे, चलेगा, ऐसा है? डू यू थिंक द ऑडिटर नीड्स टू बी संस्कारी और नॉट? दैट मीन्स उसके एथिकल नॉर्म्स होने चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट, ही शुड बी अनबायस्ड, ही शुड बी टैक्टफुल। उसमें किसी तरीके का कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। उसके काम में कैसे खतरे हो सकते हैं? ऑडिटर को ओपिनियन देनी है, हमने कहा इट शुड बी इंडिपेंडेंट, है ना? तो उसके इंडिपेंडेंस को कहीं खतरा है? ब्राइब दे दी, चलो वेरी गुड, उसके माइंड साथ खेल गए, उसको घूस दी, रिश्वत दी, तो वो बायस हो सकता है। दैट इज वन काइंड ऑफ अ थ्रेट। गुड। और क्या थ्रेट हो सकती है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, लाइक अगर तूने सही नहीं किया बेटा, तू तो जाएगा, तेरे को तो ठोकूंगा ही, तेरे पूरे खानदान को ठोकूंगा। हो सकता है ना, धमकी दी जा सकती है ना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स अ काइंड ऑफ अ थ्रेट। क्या इस पे वो प्रेशर नहीं आ जाएगा? बायसनेस ना आने का, इंडिपेंडेंस से काम कर पाएगा? नहीं, तो ये तो खतरे हैं। और क्या खतरा हो सकता है? बिजनेस के लिए वो आइडिया नहीं हो सकता, आइडिया ले नहीं सकता है। आर यू ट्राइंग टू से कि बिजनेस को, क्लाइंट के बिजनेस को प्रमोट अगर करता है, तरफदारी करता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ थ्रेट?
अगर वो तरफदारी कर रहा है अपनी क्लाइंट की, उसकी बिजनेस में प्रमोशंस कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सर 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 खरीदिए, ये मेरा ये है वो है, ऑफ कोर्स बॉन्डिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस हैम्पर हो सकती है। अगर ऑडिटर इज द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, क्या वो हो सकता है? कायदे से क्या कहता है, लॉजिक क्या कहता है? अभी तो हमने कहा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए। हाँ, कायदे से एथिकली शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली हो गया। फॉर एग्जाम्पल, उसके मामा जी थे या उसका कोई दूर का फ्रेंड था जो शेयर होल्डर था उस कंपनी में, ही वॉज नॉट, तो इसने तो ऑडिट उठा लिया। मैं तो कनेक्टेड नहीं थी ना, तो मैंने तो ऑडिट उठा लिया। बट क्या हुआ, आपके अंकल की डेथ हो गई और आपने, अंकल ने शेयर्स आपके नाम पे दे दिए थे, अब क्या करोगे? डिफाइंड टाइम डिफाइंड इसमें नहीं है, वो कंपनीज एक्ट के अंदर है, वो कंपनीज एक्ट के अंदर है, जो कंपनीज एक्ट के अंदर है। बट अगर मैं जनरली बताऊं तो उस केस में ऑडिटर को फिर डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, सेफगार्ड्स लगाने पड़ते हैं। यही सारी चीजें हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। थोड़ा पर्सपेक्टिव खुल रहा है ऑडिट को लेके, हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं। हाँ, मतलब ऑडिटर ना, वो सिर्फ शेयर होल्डर उसी कंपनी का तो नहीं कर सकता ना जिसमें उसे ऑडिट करना है, या फिर वो किसी भी कंपनी में रहेगा। अरे जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है उसी का ही नहीं होगा ना, बाकी तो जिसका मर्जी लेता रहे। जब वो ऑडिट कर रहा है तब नहीं होना चाहिए, सारा टाइम तो वो ऑडिट नहीं करेगा ना। अगर तुम शेयर होल्डर हो, ठीक है, तुम चाहते हो तुम्हें डिविडेंड मिले, तो डिविडेंड कब मिलेगा? जब प्रॉफिट होगा। और अगर प्रॉफिट ना भी आ रहा हो और अगर उसमें गलती से भी दिखाया और गलतियां हो, तो क्या तुम इग्नोर करोगे वो गलतियां कि मेरे को तो मेरा डिविडेंड मिलना चाहिए? शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी, मार्केट गिर जाती है, कंपनी की शेयर्स गिर जाते हैं, तो इसलिए बायस्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा ना, वो नहीं करना है। सो हम यही देखेंगे कि एथिक्स क्या कहते हैं, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर क्या करता है, इज व्हाट वी विल डील इन चैप्टर 11। फिर हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर में कि ये सारी कहानी तो ठीक है कि भाई ऑडिट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट क्या ऐसा होता है कि मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे आईटीसी का ऑडिट करना है, मुंह धोया नहाए धोए पहुंच गए आईटीसी ऑडिट करने, ऐसा होता है? इट डजंट हैपन। व्हाट हैपेंस देन? व्हाट शुड हैपन देन? अपॉइंट होता है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार अपॉइंट होता है। कंपनीज के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, पार्टनरशिप के केस में थोड़ी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे। अपॉइंटमेंट मतलब क्या? अपॉइंटमेंट से पहले भी क्या होता होगा? शादी करने जाते हैं, रिश्ता देखने जाते हैं, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे की कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा जाता है। ऐसे ही ऑडिटिंग में भी एक दूसरे को चेक किया जाता है। ऑडिटर बनने से पहले, हाँ, काम लेने से पहले, स्टार्ट जब करता है तब भी कर सकता है। वी विल टॉक अबाउट दैट इन प्लानिंग, ठीक है? दैट मीन्स दोनों के बीच में शादी का कार्ड कह लो, मैं तो प्रेम पत्र बोलती हूँ, क्लाइंट और ऑडिटर का प्रेम पत्र छपता है जिसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट का मतलब सगाई तो हुई ना, तो ये रिश्ता किसके और किसके बीच में हो रहा है? क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में। क्या मुंह से बोल दिया कल तो मेरा ऑडिट करने आ जाना बस, इज इट डन? नो, देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट, ठीक है? उसमें कुछ शर्तें होती हैं वो रिश्ता कायम करने से पहले, विच वी विल टॉक अबाउट, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो दैट विल बी डेल्ट इन चैप्टर 2। फिर हम कह रहे हैं कि चलो ऑडिट हमने रिश्ता बना लिया, लेटर बना लिया, सारी चीज़ें चेक कर ली, मुझे एक बात बताओ, ये सब करने के बाद क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ प्लानिंग करनी चाहिए? अगर हम गोवा भी घूमने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हम 5 फ्रेंड्स हैं, मुंह उठाया और चलते बने अगले दिन, बस पहुंच के देख लेंगे वहाँ के जो होगा, क्या पैसा है, कितना बजट है, कितने दिन लगेंगे, माँ बाप से परमिशन लेनी है, ठीक है? एयर से बाय एयर जाना है, बाय रोड जाना है, बाय ट्रेन जाना है, वह कौन सा होटल है, हमारा बजट कितना है, कहाँ कहाँ घूमना है, डिस्टेंस कहाँ कितना होगा, कहाँ पे कितने दिन क्या घूमना है। डोंट यू थिंक प्लानिंग होती है? या मुंह उठा के चलते बनते हैं? मुंह उठा के चलते
बिना सोचे समझे। एक दो बार तो वहां जाके भी प्लानिंग करिए या वहां पे भी जहां मन किया, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, जहाँ लाइव ले लिया वहां जा ऐसे तो नहीं होता यार, मैं तो नहीं मानती ऐसा होता है। प्लानिंग करते हो तो जब घूमने जाने के लिए इतनी प्लानिंग कर रहे हैं तो डोंट यू थिंक ऑडिटर को प्लान करना चाहिए बिफोर ही स्टार्ट्स द ऑडिट, किस तरीके से करना है, कहाँ गलतियां हो सकती हैं, क्या काम देखना है, क्या काम नहीं देखना है, पहले देखना है, कहाँ गलती होने के ज्यादा चांसेस हैं। क्या हर बार नया ऑडिटर अपॉइंट होता है? हमने कंपनीज एक्ट में भी रोटेशन या कूलिंग ऑफ की बात करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनीज कवर्ड है उनकी बात है, और यहाँ पे तो हम कोई भी एंटिटी की बात कर रहे हैं डेफिनेशन में। तो बाकी सबके लिए क्या हर साल नया ऑडिटर होता है? नहीं। तो सोचो आप कितने सालों से अगर ऑडिट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाता है कहाँ ज्यादा काम करना है, कहाँ नहीं, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। वो सारी चीजें हम चैप्टर 2 में पढ़ते हैं। ठीक है। क्या बिना एंटिटी को समझे हम ऑडिट कर सकते हैं? तो आपको क्या लगता है मुझे क्लाइंट की क्या क्या चीजें समझनी चाहिए बिफोर आई गिव एन ओपिनियन? मेरा काम ओपिनियन देना है ना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना है। चलो, और ओपिनियन देने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? वो किस टाइप की चीज़ों में डील कर रहा है बेसिकली वो कंपनी है, तो मेनली वो किस टाइप की कंपनी है और वो लॉसेस में है, तो उसको कितने टाइम से लॉसेस में, तो हम वो देख सकते हैं कि अच्छा कि लॉसेस हो रहा है, तो इनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो तुम तो सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात कर रही हो ना, हम अकाउंटेंसी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हो कि तुम तो सिर्फ अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रही हो। क्या सिर्फ यही देखना मेरा काम है? क्या सिर्फ मुझे एंटिटी या क्लाइंट की सिर्फ यही चीज़ों को समझना है कि वो अकाउंट्स कैसे बना रही है? ओके, और सिर्फ यही देखना है? और किससे? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करना इज व्हाट यू आर टॉकिंग। एक्सेलेंट। और प्रोजेक्शंस फ्यूचर के लिए अजम्पशंस क्या ले रखी हैं? ओके, डन। और गुड। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं तुम्हारे परसेप्शन को और खोलने के लिए। वोडाफोन ने किसके साथ मर्ज किया था? आइडिया। क्यों? किस लिए लॉस में जा रहे थे? कौन सा कॉम्पिटिटर था? जियो। अब तुम वोडाफोन का ऑडिट करने गए, उसके स्टैट ऑडिटर्स थे। जब तुमने उनकी सेल्स देखी, जिस साल जियो आया तो सेल्स कैसे दिखेगी? डाउनफॉल ही दिखेगा उसके अंदर। अब तुम समझो कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, शायद इसीलिए डाउनफॉल होगा, या तो उन्होंने फाइनेंशियल ठीक से नहीं बनाए हैं इसलिए डाउनफॉल होगा, या इन्वेंट्री ठीक से मेंटेन नहीं करी है इसलिए टर्नओवर में दिक्कत आ रही है। यही सब अगर सोचते रहोगे तो क्या रूट कॉज पता लगा पाओगे? तो तुम्हें क्या जानना चाहिए इसके लिए? एक्सटर्नल फैक्टर्स। कॉम्पिटिटर्स कौन है, कौन सी इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री के रेगुलेशंस कौन से हैं, कौन सी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, उनके रूल्स या नॉर्म्स क्या हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं। डोंट यू थिंक यू नीड टू नो बिफोर रिस्पॉन्डिंग ऑन इट? अगर तुम्हें पता होता है ये जियो के आने की वजह से ही है, सो यू विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तुम इतना टाइम ही नहीं वेस्ट करोगे इसको निकालने के लिए। जानना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। कंपनी अपने इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब काम करने के तरीके को किस तरह बना रही है। हर काम को करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस होगी कंपनी के अंदर, होती है ना, तभी तो वो काम होता है। अगर एक प्रिंटर मुझे बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट्स में मुझे दिख रही है चीज विच इज प्रिंटर लगे होते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू है, ये यहाँ पे कैसे आई बताओगे जरा? इसका क्या प्रोसेस है? छोटी सी बात है, इसको चेक करना मेरा काम एज एन ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना मेरा काम। ये यहाँ पे कैसे आई? जर्नल पास हुई, जर्नल कैसे पास हुई? परचेज किया, प्रिंटर परचेज कैसे किया, कैसे होता है? प्रैक्टिकली बताओ कैसे होता है? अपनी मर्जी गई बाजार से उठा और ले आए प्रिंटर, ऐसे होता है? व्हाट हैपेंस? आहा,
हम टेंडर निकालते हैं सबसे पहले। टेंडर निकालने के बाद क्या होता है, कोटेशंस मंगवाते हैं। उसमें से कोटेशन जो लोएस्ट या सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है उसके साथ फिर डील होती है, मेल्स चलती हैं, ऑथराइजेशंस, अप्रूवल्स होते हैं, फिर जाके आपके पास बिल आता है, फिर उस बिल के बेसिस पे आप एंट्री चढ़ाते हो, फिर जाके वो लेजर में रिफ्लेक्ट होता है एंड सो ऑन। So this entire process of raising the tender to showing this amount here is a process. ऐसे ही organization या entity में हर काम को करने के लिए there is a process. इसमें भी तो fraud हो सकता था, quotation raise करी क्योंकि परचेज मैनेजर का भांजा था जिसकी दुकान थी प्रिंटर की, उसने वहीं से लिया महंगे में। फ्रॉड हुआ कि नहीं ये जानना ज़रूरी है। ज़रूरी थोड़ी है जो कॉस्ट यहाँ दिखा रखी है, अगर आप कंपेयर करते हो बाकी सिमिलर कंपनी ऑफ द सेम इंडस्ट्री से, उनकी कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 100 रुपये और तुम्हारी कॉस्ट है 500 रुपये। अगर तुम्हें इंडस्ट्री नहीं पता है, प्रोसेस नहीं पता है काम करने की, विल यू बी एबल टू वेरीफाई एंड डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट विच माइट बी मटीरियल? So you need to know the internal control or the internal structure of every organization. दूसरी चीज, आप जा रहे हो बैंक का ऑडिट करने, जा सकते हैं हम, आज्ञा है हमें बैंक ऑडिट करने की। बैंक के अंदर क्या क्या काम होते हैं? ओके, और ओके, आप एक एक रुपए यूपीआई से करते हो आजकल? करते हैं हम। एटीएम जाते हैं, खड़ाक पैसे निकाल के आ जाते हैं, डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र इधर से उधर कर लेते हैं। इस सब का ट्रैक एक एक कस्टमर, सोचो पैन इंडिया, पूरे इंडिया में आप किसी भी गली कूचे से ट्रांजैक्शन करते हो वो रिकॉर्ड हो जाती है। कैसे? कैसे? बैंक के पास क्या है? बैंक के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे वो ये काम कर रहा है कि नहीं? तभी तो लार्ज स्केल पे हैंडल कर रहा है। अगर ये मैनुअली रजिस्टर्स पे होता तो क्या हम इतना ट्रैक रख पाते? इतना फुल प्रूफ? पहले क्या होता था, पहले जाते थे, पासबुक देते थे, वो प्रिंट होके आती थी तो पता लगता था क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है, कितना इंटरेस्ट है। अब तुम 2 सेकंड में स्टेटमेंट निकाल लो और देख लो क्या हुआ। रियल टाइम बेसिस पे होता है, देन एंड देयर शो होता है आपको। कैसे? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अब अगर तुम बैंक ऑडिट करने जा रहे हो, तुम्हें ये ही नहीं पता है कि बैंक कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, उसकी एंट्रीज कैसे डलती हैं, टैली किसने यूज किया आज तक। अब अगर ऑडिटर हो और वहाँ टैली यूज होता है, अब तुम्हें टैली चलाना ही नहीं आता, कर पाओगे ऑडिट? सो हमारा खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। वी नीड टू बी वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। मानते हो कि नहीं? सो हमें एंटिटी के बारे में क्या क्या, क्लाइंट के बारे में क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उसकी अकाउंटिंग नॉलेज तो होनी चाहिए। उसके अलावा टेक्नोलॉजी की, इंडस्ट्री की, रेगुलेशंस की, नॉर्म्स की, कॉम्पिटिटर्स की। अब समझ में आया हमारा पर्सपेक्टिव कितना बड़ा होना चाहिए जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं। खाली एक साइन दे के बस टिक 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 करके काम नहीं बनेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट। यूजुअली ऑडिट 4 to 6 मंथ्स के बीच में हो जाता है, बट अगर छोटी सी आपकी किराने की दुकान जिसकी होती है, या आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखते हो आजकल, मनीष एजेंसीज है जैसे आसपास, उसके बड़े सारे स्टोर्स हैं, अगर उसका ऑडिट करने जा रहे हो तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डिपेंडिंग कि आप किसका कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज डिफाइंड। It may vary from circumstance to circumstance.
क्लियर है? किसी के माइंड में कोई? वेरी गुड क्वेश्चन। ईयरली ऑडिट कराना है कि क्वार्टरली? अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात करूं, भाई मेरा काम तभी शुरू होता है जब कंपनी की इंटायर फाइनेंशियल्स बन चुकी होती है। अब फाइनेंशियल्स एक ही बार में तो नहीं बनती, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं बता देती हूं कैसी कैसी होती हैं। एक होती है बजटेड, बनाते हैं कितना टारगेट हमने अचीव करना था, एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक होती है एक्चुअल, जो हम मंथली या क्वार्टरली, जो तुम कह रहे हो, बनाते हैं। इंटरम जिसे बोलते हैं हम, बीच में बनाते हैं, है ना, इंटरम बोलते हैं ना उसको, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। एक ये होती है। एक होती है जो हमने जितना काम हो गया 3 महीने का वो तो बना ली, उसके आगे के फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने के लिए हम बनाते हैं। और एक होती है जो हम एक्चुअल पूरी बनाते हैं। स्टैट ऑडिटर जो ओपिनियन देता है वो इंटायर फाइनेंशियल्स जो बनती है, जो आपकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर शो होती है। एनुअल रिपोर्ट पता क्या होती है? कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट निकलती है जो पब्लिक को फाइनेंशियल दिए जाते हैं। वो मंथली बाय मंथली नहीं होते हैं, वो एनुअल रिपोर्ट पूरे साल की होती है। तो जो ओपिनियन ऑडिटर देता है वो पूरे साल की फाइनेंशियल्स जो होती है उस पे देता है। उसके लिए वो मदद ले सकता है काम करने के लिए, ओपिनियन निकालने के लिए, प्रूफ ढूंढने के लिए, जो बीच में इंटरम काम हुए हैं, इंटरनल ऑडिटर के काम हुए हैं, वो सारी चीज़ों की मदद ले सकता है। समझ में आई ये बात? ईयरली ही होगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ईयरली ओनली। क्वार्टरली अगर होता है तो वो इंटरनल ऑडिट होगा या कॉन्करेंट ऑडिट होगा, जो साथ साथ कंपनी अपनी वर्किंग को चेक करने के लिए बनाएगी। जो इंटेंडेड यूजर्स के लिए रिपोर्ट कार्ड बनती है वो साल में एक ही बनती है, वो बार बार थोड़ी भरोसा दिलाता रहेगा। एक ऑडिटर के 20 क्लाइंट्स होते हैं, एक टाइम पे ले सकता है। कंपनी के पास कितने? स्टार्ट ऑडिट तो एक ही होगा, चाहे वो मिलके काम करे। इतनी बड़ी कंपनी है, मिलके काम करते हैं, 2-3 तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, ऐसे 299 टॉक्स अबाउट इट। जब जॉइंट ऑडिटर्स काम करते हैं मिलके तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट में आते हैं, बिकॉज सीए भाई भाई होता है, इतनी जल्दी कॉन्फ्लिक्ट आता नहीं है। प्रैक्टिकली हमारी फ्रेटर्निटी एक ही है। काम में हो सकता है ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से। यस बिल्कुल होता है, बट वो आपस में रिजॉल्व करके एक रिपोर्ट बनाते हैं, होता है। हम बात करेंगे। गुड, तुम्हारा परसेप्शन बहुत अच्छा जा रहा है, ये सारी चीजें खुलेंगी। हो सकते हैं, तीनों के होंगे अगर अल्टीमेटली हैं। उसमें भी डिपेंड करता है, उसमें भी केसेस होते हैं। कई बार एक सीनियर ऑडिटर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर, और एक अदर ऑडिटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मारुति की बात करूं तो मारुति का अपने आप में पूरा एक स्टैट ऑडिटर है, और उसने अपने नीचे अरीना और नेक्सा, उनके 2 विंग्स हैं, अलग अलग हैं, या ब्रांचेस के अलग अलग कर रखे हैं। तो ब्रांच ऑडिटर्स जो रिपोर्ट बनाएंगे उसका इंपैक्ट प्रिंसिपल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर लेगा, तो वो साइन करेगा अपनी पे और ब्रांच वाला करेगा अपनी पे। ऐसा भी हो सकता है 2 ऑडिटर्स सेम ग्रुप सेम लेवल पे हो, मिलके काम कर रहे हैं, तो सब मिलके साइन करेंगे उस टाइम पे। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वर्क। किसी की गर्दन नहीं पकड़ सकते, बिकॉज अल्टीमेटली साइनिंग तुम्हारी है। हेल्प जितनी मर्जी ले लो, ठीक है। ऑडिटर हमेशा याद रखना, मैं बार बार यूज करूंगी ये टर्म, साम दाम दंड भेद लगाता है फाइनल रिपोर्टिंग देने से पहले। ऐसा नहीं है कि उसको कोई गलती मिलेगी तो कहेगा वाह मजा आ गया, गलती मिल गई, अब तो मैं लिखूंगा, अब तो मैं लिखूंगा। इट डजंट हैपन लाइक दैट। वो पूरी कोशिश करेगा साम दाम दंड भेद लगाने की, पता लगाने की, प्रूफ निकालने की, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो किसी भी बात पे ओपिनियन दे रहा है तो उससे क्वेश्चन उठेगा कि ये कैसे आया यहाँ पे। मैनेजमेंट भी पूछेगी सर आपने ये कैसे निकाला, बताओ, फ्रॉड मिला था ना आपको, इन्वेंट्री के अंदर फ्रॉड था ना सर, प्रूफ दिखाइए। तो पहले वो पूरी कोशिश करेगा वो एविडेंस को निकालने की, उस पर काम करने की, एंड तब अपनी टिप्पणी
देगा। सो ये जो साम दाम दंड भेद इज योर इंटायर ऑडिट which we will talk about before giving an opinion on the financial statements. समझ में आ रही है? परसेप्शन खुल रहा है आज की क्लास में। ऑडिटर के पास दो हुनर होते हैं जिसके बिहाफ पे वो ऑडिट करता है मोटा मोटा। एक होता है प्रोफेशनल जजमेंट और दूसरा होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं एंड देन वी कैन वाइंड अप द क्लास आज की। ठीक है, प्रोफेशनल जजमेंट, जजमेंट का मतलब होता है सही गलत का फैसला करना। हर सर्कमस्टेंस के हिसाब से सही गलत डिफरेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है क्लाइंट टू क्लाइंट? बिल्कुल हो सकता है मैम। हम केसेस भी बात करेंगे, प्रैक्टिकली भी बात करेंगे, कहाँ पे कई चीज़ सही होगी वहीं पे दूसरी चीज़ वो गलत कहलाएगी। करेक्ट। तो सही गलत का फैसला करना हमारी एक्सपर्टीज, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे हुनर पे होता है और उस क्वालिटी को हम बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस साइड पे ज्यादा काम करना है? अगर डेटर्स 1 लाख हैं, कंपनी के 1 लाख डेटर्स हो सकते हैं, उसमें से आइडेंटिफाई करना कहां पे ज्यादा गलती होगी कहां पे नहीं होगी, इसके लिए जो मेरा हुनर लगेगा वो होगा प्रोफेशनल जजमेंट। समटाइम्स मुझे ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पे मुझे पैनी नजर रखनी पड़ेगी, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला एटीट्यूड होगा, जहां पे मैं कुरेदूंगी, सोचूंगी, फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगी ये क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर मुझे किसी भी ट्रांजैक्शन में फ्रॉड की बदबू मिलती है तो मैं पैनी नजर रखूंगी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? क्या होती है? व्हाट इज रिलेटेड, पढ़ा है ना, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होता है? एएस। अरे रब्बा, हाँ कहाँ बोलो, तुमने पे अकाउंट स्टार्ट नहीं करा है? 18 नहीं आया, अच्छा फिर तो कोई गलती नहीं तुम्हारी। चलो एएस 18, तभी मैंने कहा यू हैव टू बी वेल, तभी वो ग्रुप 2 में है ऑडिट, इसीलिए कि आप ग्रुप 1 पहले कर लो एंड यू हैव हैंड ऑन नॉलेज ऑफ टैक्स अकाउंट्स लॉ जो हम यूज करेंगे ऑडिट में। बट एनी विच वेज नहीं होगी तो मैं हिंट्स तुम्हें देती जाऊंगी। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है ऐसी पार्टी जो कंपनी के लिए बहुत खास होती है। हो सकता है उसकी ब्रांच है, हो सकता है उसके डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के साथ है, किसी के साथ उसकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हो सकता है ना आपस में हो सकती है, लेन देन हो सकता है किसी भी तरीके का, वो रिलेटेड पार्टी होता है। तो अगर कंपनी का कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो ऑडिटर को पैनी नज़र रखनी पड़ेगी कि फ्रॉड तो नहीं हो रहा, घपला करने के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे जो वो एटीट्यूड रखता है उसको बोला जाता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन टर्म्स जो हम ऑडिट में पढ़ेंगे। फ्लो हमारा यही रहेगा, टर्मिनोलॉजी साथ साथ याद करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड साथ साथ याद करेंगे। अगेन बोल रही हूँ, मॉड्यूल को ही पढ़ना है, मेरी क्लास में मॉड्यूल लेके बैठना है और 2 रजिस्टर्स लेके बैठना है। आई विल टेल यू कौन सा मॉड्यूल, वी विल डू द रीडिंग इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, किसी को कोई डाउट बिफोर वी एंड द क्लास? हाँ पूछो, जितना मर्जी पूछो, लास्ट नहीं। स्टैट ऑडिटर इज एक्सटर्नल ऑडिटर ओनली, दोनों एक ही हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज द सेम, उसी के ही सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, और बताओ। हाँ पूछो पूछो, डरो मत, पूछो बिंदास, पूछो पूछो पूछो। You want to ask anything, you may ask. It is better to be a fool for 5 minutes than to be a fool forever. अगर अभी नहीं पूछोगे तो हमेशा वो चीज़ माइंड में रह जाएगी। इससे अच्छा है कि पूछ के, चाहे 5 मिनट के लिए कोई हंसेगा कुछ होगा, इट डजेंट मैटर, तुम्हारा डाउट तो क्लियर होगा। मैं कभी नहीं डांटती, मैं डंडे कभी नहीं मारती, मैं हिटलर नहीं हूँ। ठीक है, मुझसे 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, मैं समझाने का तरीका ज़रूर चेंज कर सकती हूँ।
बट मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हें चीज़ समझ में आए, उसको और सिंप्लीफाई करके क्लास के अंदर। दैट इज़ माई जॉब। फीस पे करिए, सीए होना, पैसों को वसूलना सीखो। पहला तो टाइम इज़ मनी फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट वेस्ट इट। तरीका बताऊंगी किस तरीके से ऑडिट पढ़ना है, किस तरीके से आप थ्योरी पढ़ सकते हो। आई कैन गाइड यू टाइम टू टाइम, हेल्प करेगा। इकट्ठा चंक में नहीं पढ़ना होता, कभी भी आउटपुट नहीं निकलेगा, बिट्स एंड पीसेस में पढ़ना है। वो बिट्स एंड पीसेस कैसे करने हैं जब स्टार्ट करेंगे तब समझाऊंगी, ठीक है। कोई डाउट बिफोर वी एंड द क्लास? आज हमने क्या क्या सीखा? ऑडिट क्या है, ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, एग्जामिनेशन किसकी, किनकी, ऑफ एन एंटिटी। कैसी एंटिटी? चाहे प्रॉफिट हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, कंडक्टेड टू, किस लिए कर रहे हैं हम? एक्सप्रेस एन ओपिनियन। मैंने कहा था याद हो जाएगा साथ साथ। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, हम किस लिए कर रहे हैं? सबसे पहले तो भरोसा दे रहे हैं। कैसा भरोसा? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या फ्री है? किससे? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और दूसरा है, जैसे डेफिनेशन में बोला है, टिप्पणी देना, ओपिनियन देना। और ये ओपिनियन किसकी मदद से करते हैं हम? स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस की मदद से। करेक्ट। हमने ट्रू एंड करेक्ट एंड ट्रू एंड फेयर का डिफरेंस समझा। इंटरनल कंट्रोल क्या है ये समझा। इंटेंडेड यूजर्स क्या होते हैं ये समझा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्क क्या होता है ये समझा। समझ में आया आज की क्लास? कैन वी एंड द क्लास? कोई फायदा नहीं, देन वी कैन स्टार्ट विद द चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास आराम से, ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट कि इतना तुम्हें नॉलेज हो। इसके अलावा अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो, तुमने कुछ सुना है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, प्लीज़। हाँ जी, जॉइंटली कर सकते हैं। एक मतलब तीन सिग्नेचर्स होंगे ना, अगर तीनों ही एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम पेयर में है, तो जॉइंट ऑडिटर्स कंबाइन देंगे सिग्नेचर्स। There will be a combined signature. Usually there is a single person who does audit or a firm on behalf of a firm. जितनी भी बिग फोर्स हैं वो कैसे करती हैं? बिग फोर्स भी तो करती हैं। बिग फोर्स ऑडिट ही तो कर रही है, और कर क्या रही है? काम ही उनका यही है, बड़ी कंपनीज का ऑडिट करना। तो वो कैसे करती हैं? उसमें जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उस क्लाइंट के लिए उसका सिग्नेचर जाता है, और ठप्पा ऑन बिहाफ बिग फोर का होता है। उसके लिए भी हम बात करेंगे। ऐसे 220 टॉक्स अबाउट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। अच्छा है, परसेप्शन खोल रहा है, इस सब के बारे में बात करेंगे। जॉइंट ऑडिटर्स भी होते हैं, अदर ऑडिटर्स भी होते हैं, सिंगल ऑडिटर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनल ऑडिटर भी होता है, वी विल टॉक अबाउट। इंटरनल ऑडिटर कैन बी ए सीए, कैन नॉट बी, बट एक्सटर्नल मतलब मैनेजमेंट अपने काम को चेक करने के लिए रखती है। वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट वो रिपोर्ट जो बनाता है वो बाहर नहीं जाती, वो अंदर ही होती है कंपनी के, वो इंटेंडेड यूजर्स के पास नहीं जाएगी। ओके, वो अपने काम को चेक करने के लिए। और बताओ, डन? अच्छा, अब तुम बताओ, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, और अगर मेरे से ही क्लास लेनी है, यू वांट द क्लास ऑफ 2 hours और 2.5 hours? यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो भागने की तो ज़रूरत कतई नहीं है, स्पीड की तो मेरे को तो ज़रूरत नहीं है। तभी मैंने आज भी कट शॉर्ट किया कि मुझे स्पीड की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे साथ। हम स्लो चल सकते हैं, विद टेस्ट आराम से प्यार से कर सकते हैं, विद होमवर्क। तो 2 hours से स्टार्ट करते हैं। वंस स्पीड बन जाएगी तो हम उसको 2.5 hours तक स्ट्रेच कर देंगे, जिस दिन हमारा कॉन्सेप्ट होगा 2 to 2.5 hours। उससे ऊपर नहीं लूँगी, दिमाग बंद हो जाता है थ्योरी में, विद अ ब्रेक बीच में और 5 minutes इफ नीडेड, तशरीफ उठाने के लिए तुम्हारी, ठीक है। सो दैट इज़ डन। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, इफ़ यू लाइक द डेमो। हाँ जी, ये तो तुम बताओगे फिर टाइमिंग। अच्छा, अगर स्टार्ट करनी है मैं सर से पूछ लूँगी, क्योंकि मेरा भी प्रीवियस बैच इज़ एंडिंग ऑन द अदर इंस्टीट्यूट। आई नीड सम टाइम। तुम कब से स्टार्ट करना चाहते हो? आई नीड सम टाइम इन बिटवीन, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए बीच में। मेरे को वो बैच को कंप्लीट करना, तो देयर डेली क्लासेस, वो मे अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, थोड़ा पुश करना पड़ रहा है उनको मुझे, तो वो तुम्हारे बहुत टाइम है।
2.5 आवर्स कह रही हूँ, 2.5 मंथ्स या 3 मंथ्स में पूरा कोर्स करा दूंगी, बहुत प्यार से, आराम से। आई नीड अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 लेक्चर्स टू कंप्लीट एट मैक्स, इसमें मैं करा दूंगी, तो टेंशन मत लो। इट्स नॉट लाइक अकाउंट्स, इट्स नॉट लाइक कॉस्टिंग कि चलता ही जा रहा है, टैक्स की तरह चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। ये हो जाएगा, लेकिन गोल गोल डब्बा गोल मत करना। बस पढ़ने के बाद वो नहीं करना। वो मैं तरीका बता दूंगी कि वो छोटी छोटी चीज़ें कैसे याद रखनी है जिससे ऑडिट के टच में हमेशा रहोगे। तो ऑडिट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, 80+ भी आते हैं, 90 भी आते हैं। एग्जामिशन तो मेरा टारगेट एग्जामिशन तो होता ही नहीं है, मैं सही बताऊं तो मेरा बेंचमार्क और ऊपर उठ चुका है। आफ्टर आई रिसीव रिजल्ट्स आते हैं, तो अपना भी टारगेट उस हिसाब से बनाना। 60 का टारगेट लेके चलोगे तो 55 आएंगे, मैं बता रही हूँ। बेंचमार्क उठाओ, ऑडिट को पढ़ना सीखो। थोड़ी क्लास बाद मैं पूछूंगी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि एग्जामिशन आ जाएगी ऑडिट में, और मेरे हिसाब से अगर इतना कम है, पर्सनलाइज अटेंशन मिल रही है, और अगर तुम अच्छे बच्चे हो, कंसिस्टेंट हो, आराम से आएगी, प्यार से आएगी, और हेल्प करेगी आपको रैंक लाने में और ग्रुप निकालने में। हाउ डू यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज, पता है ये? इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग बोथ द ग्रुप्स, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स, एग्जामिशन इज़ अ मस्ट अगर निकालना है। अगर तुम सोच रहे हो मैं सब में बस पास हो जाऊं, फिर पता है क्या होगा? 50-40 आएंगे और एग्रीगेट ही नहीं बनेगी, ऐसा होगा। अगर हम स्ट्रैटेजाइज करेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, देखो हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है, कईयों की प्रैक्टिकल होती है, कईयों की थ्योरी होती है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, जो स्ट्रेंथ है उसमें 60+, 70+ इनफैक्ट लाना इज़ अ मस्ट। अगर ये करोगे तो दूसरे सब्जेक्ट में 40-45 भी आ रहे होंगे ना, ग्रुप बहुत प्यार से निकलेगा। ये ट्रिक्स होती हैं जो कोई हमें किसी ने नहीं समझाया, हम हिट एंड ट्रायल लगाते रहे, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर हम बता रहे हैं इसको यूटिलाइज करो। डन। मेरे बारे में कुछ पूछना है? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? ऑनलाइन वाला बच्चा समझ में आया राजा आदित्य आपको? एक बार बता दो, पक्का? चलो कुछ पूछना चाहते हो? हाँ पूछो, मेरे से पूछो, बिना झिझक के पूछो। लांबाज पंजाबीज भी होते हैं, लांबाज गढ़वाली भी होते हैं, तो आई एम पंजाबी। सबसे अच्छे होते हैं वो अलग बात होगी फिर भाई। बट या एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क अबाउट मी? चलो जाके रिसर्च कर लेना। धीरे-धीरे क्लासेस के साथ-साथ पता लग जाएगा, बीच में बातें भी करेंगे, बहुत सारी इंटरेक्शन भी होगी, बहुत सारी मोटिवेशन भी होगी, बहुत सारी टेक्निक्स भी पता लगेंगी पढ़ाई करने की, और टेस्ट देंगे तो बहुत सारी प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर कैसे करनी होती है वो सब तरीका मैं बताऊंगी, कैसे स्कोर मिलता है। इनफैक्ट मैं अपने बच्चों के जो पेपर्स हैं जिनमें मार्क्स अच्छे मिले हैं वो पेपर्स भी तुम्हें शेयर करूंगी, सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स विल हैपन। ठीक है, डन। चलो, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, अगले एपिसोड पे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चा, टेक केयर। बता देंगे, आई नीड सम टाइम। अगला एपिसोड कब से शुरू होगा, फिर वो रेगुलर होगा। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरा प्रीवियस बैच कंप्लीट करने के लिए, आई नीड टाइम। ठीक है, ओके बच्चा, टेक केयर। ये एंड कैसे कर रही है? भैया का नाम क्या है? यासिन। यासिन भैया बैठे हैं भैया? कैसे एंड करना है इसको? F11। अच्छा, स्टॉप इट। OBS से तो हो ही जाती है। आपने शॉर्टकट्स नहीं बनाए हैं?